तो गुड इवनिंग एवरीवन। इंटरनेशनल करंट अफेयर जो है उसका ये पहला पार्ट है। आपको पता है कि करंट अफेयर मेरे बहुत करीब है और शुरू से ही कुछ ज़्यादा ही रुचि रही करंट में। लास्ट ईयर भी आपके लेक्चर्स लिए थे तो इस बार भी होगा। 3-4 पार्ट में हम इंटरनेशनल कवर कर लेंगे, 4-5 पार्ट में हम नेशनल वाला पूरा कवर कर लेंगे। इकोनॉमी का लेक्चर हो ही चुका है तो बाकी स्पोर्ट वगैरह या बाकी मिसलेनियस वो एक लेक्चर में कवर हो जाएगा। 12 से 15 लेक्चर होंगे। अगर आपको लगता है कि थोड़ी बहुत आपको एनालिसिस थोड़ा बहुत समझ के साथ ताकि रिटेन कर सकें देखना है तो ये लेक्चर आपके लिए है। आपको सिर्फ रट्टा मारो जिंदाबाद, जो कभी हो सकता है ध्यान आए कभी ध्यान ना आए तो कोई बात नहीं है, आपका विवेक, आप चुनाव कर सकते हैं। क्लास की शुरुआत के पहले मैं आपको ध्यान आकर्षण आपका कराना चाहता हूँ कि इंटरनेशनल करंट पे और नेशनल पे ऐसे तमाम चीज़ों पे शोध श्रृंखला हमने की थी, दिखा देता हूँ। तो ये जो करंट अफेयर की शोध श्रृंखला है 2024 में भी कराया था, 25 में भी कराया है आरओ एग्जाम के जस्ट पहले। देखो ना यहाँ पे इंटरनेशनल करंट की शोध श्रृंखला, ठीक। तो ये जो शोध श्रृंखला है ये इसमें बताने की कोशिश की गई है कि अलग अलग टॉपिक पे यूपीपीसीएस किस प्रकार के प्रश्नों को पूछता है। ये उसकी पीडीएफ है जो ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। यूपीपीसीएस में कैसे सवाल पूछा, उसके पूछने के क्या कारण है और आने वाले समय में किस प्रकार के सवाल रिपीट हो सकते हैं। दोबारा इसको रिपीट नहीं करूँगा, आप देख लीजिएगा वीडियो और पीडीएफ भी पड़ा है, 5-7 मिनट का ही वीडियो है। हम सीधे शुरुआत करते हैं और अंत में कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा रहे। मार्केट में ये भी चलता है आलू दिवस, बैंगन दिवस, और अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अगर किसी ने खांसी आ गई, छींक भी दिया तो भी उसको अपने करंट अफेयर में मैं वो नहीं करूँगा। जो पूछता है यूपीपीसीएस, जिसके पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, वो मैं करवा रहा हूँ। जो 500 क्वेश्चन पहले करवाए थे आपको आरओ के पहले, वो हमारे लेक्चर्स 12-14 घंटे आपको लगेंगे 12-14 लेक्चर देखने में, और इधर भी कुछ 400-500 प्रश्न करवा देंगे। तो मुझे लग रहा है ये 500 + 400-500 1000 प्रश्न कुल मिलाकर के मैक्सिमम, उसकी रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध करा दूंगा। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इससे नहीं सवाल आएगा तो उनसे भी नहीं आएगा। कुल मिलाकर के उन लोगों से ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी जो रटते रहते हैं दिन भर बैठ के, उनसे कम तनाव और बहुत ही एंगेजिंग ढंग से आप इसको तैयार कर पाएंगे। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप लेक्चर्स देखें, फिर क्वेश्चन सॉल्व कर लें। शायद लेक्चर देखने के बाद क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कैसे नहीं पड़ेगी वो दिखाता हूँ। पहला टॉपिक हमने लिया सेटा का, जो कि हॉट टॉपिक है। इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत यूके मुक्त व्यापार समझौता, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट। तो इस पे सवाल क्यों या इस पे टॉपिक पे चर्चा क्यों हमने रखी है, इसलिए रखी है मित्रों क्योंकि सवाल उसने पूछा है यहाँ पे। देखिए ये यूपीपीसीएस का सवाल है। विद रेफरेंस टू इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट, इंडो ऑस्ट्रेलिया ट्रेड एग्रीमेंट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। अब अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच में सेपा पे, वो कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप पे सवाल पूछ रहा है तो निश्चित तौर पे इंडिया यूके पे भी सवाल संभावित है। अंत में पैटर्न तो वही है, अब ना पूछे बात अलग है। दिस इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। आरओ में पूछा है, किसमें पूछा है देखने एक बार। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड यानी ये अपने तरीके के पहला है। पहली चीज़ तो जितने भी ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं, पहले ये एक चीज़ समझ लो, सेटा और एफटीए में अंतर क्या है। कई लोग होंगे ना जिनको ये शायद ना क्लियर हो, मुझे सबको साथ लेके चलना है तो बहुत काबिल लोग ना परेशान ना हो। सेटा और एफटीए में अंतर ये है ना भाई कि सभी प्रकार के सेटा, सेपा, जो कुछ भी हैं, ये मान लो सेटा है, ये मान लो सेपा है, ये सब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बास्केट में आते हैं, ठीक है। स्क्रीन विजिबल नहीं है, स्क्रीन विजिबल हो गई। तो सेटा एक प्रकार का एफटीए ही है। कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट जो है ना मित्र, वो एक प्रकार का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है। एक्चुअली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक अम्ब्रेला टर्म है, मुक्त व्यापार समझौता एक अम्ब्रेला टर्म है, जिसका मतलब और उद्देश्य ये होता है कि जो वस्तु और सेवाएं, उन पर जो टैरिफ है या जो नॉन टैरिफ बैरियर है, उनको कम से कम करना, और इतना कम करना ताकि व्यापार और सेवाओं के प्रवाह में, इन द फ्लो ऑफ ट्रेड एंड सर्विसेज, सीमलेस हो, सुविधाजनक हो, आसान हो। जो काम WTO नहीं कर पाया वो काम बायलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, जिनको शास्त्रों में FTA कहा जाता है। मल्टीलैटरल लेवल पे बहुत सारे समझौते हैं। RCEP उसमें से एक बड़ा समझौता है शायद अब तक का, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें शुरुआत में 16 देश रहने थे लेकिन इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया, अपना नाम वापस लिया लास्ट में ड्यू टू इट्स डोमेस्टिक कंसर्न्स। लेकिन
भारत ने बायलैटरल लेवल पे अलग अलग समझौते किए हैं। ऑस्ट्रेलिया के साथ किया है, यूएई के साथ किया है, अभी यूके के साथ किया है। और सेटा जो शब्द है, वो सेटा शब्द निकल करके आया जब यूएस और कनाडा ने, आई थिंक यूएस कनाडा ने ही जब एग्रीमेंट किया तो उसका नाम दिया उन्होंने शुरुआत में सेटा, जिसकी वजह से बहुत पॉपुलर हुआ। इंडिया और यूके के लिए भी इसी टर्म का इस्तेमाल किया गया है। अब ये इसलिए बताया लेक्चर में चूँकि आप रटते पी कंपाइलेशन, तो वहाँ तो समझाता नहीं, क्या पता कॉमन सवाल पूछ ले फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कॉन्सेप्ट पे, तो इसलिए पढ़ने का फ़ायदा होता है। ये 2 मिनट की मैगी हर समय काम नहीं करती ना भैया। तो पहला तो ये हो गया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। अब इंडिया और यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुआ उसको सेटा तो कहा गया, लेकिन ये जो सवाल ऑस्ट्रेलिया वाले पे उसने पूछा कि भाई मीटिंग वाज अटेंडेड बाय कॉमर्स सेक्रेटरी ऑफ इंडिया श्री सुनील बर्थवाल। अब इस सवाल को अगर आप देखते, आप सोच सकते थे सुनील बर्थवाल कॉमर्स सेक्रेटरी हैं या नहीं। मैंने बार बार कहा है अननेसेसरी डाउट मत करो। कॉमर्स सेक्रेटरी पे जो डाउट करे वो तो भाई गधा ही है। क्यों? क्योंकि भाई कॉमर्स और ट्रेड का मामला है तो कॉमर्स सेक्रेटरी तो पार्टिसिपेट करेगा ना, फाइनेंस सेक्रेटरी थोड़े जाएगा पार्टिसिपेट करने के लिए। हाँ, सुनील बर्थवाल पे आप थोड़ा डाउट कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, अपने तरीके का पहला है। दुनिया में हर चीज़ें अपनी तरीके की पहली होती हैं, है ना। सिमिलर नहीं होता है सब कुछ, सेम हो तो बिल्कुल नहीं होता है, तो उसको सही मार्क करना था। अब रही बात स्पेसिफिकली यूके के बारे में, तो बहुत डिटेल में नहीं, मेंस की जितना डिटेल में बात नहीं करेंगे इस पर, लेकिन हाँ आपको मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत बताऊंगा, वो आदत है, स्वभाव है अपना। तो एक तो पीयूष गोयल ने सिग्नेचर किया और वहाँ के यूके के सेक्रेटरी जोनाथन रेनॉल्ड ने सिग्नेचर किया। तो अगर पिछले सवाल जैसा पूछ ले कि इसमें जो सवाल मैंने आपको फ्रेम करके दिया भी है, जो आप कंफ्यूज भी होगे शायद, क्या सवाल फ्रेम किया? भारत ने यूके के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से असत्य कथन की पहचान कर लीजिए। भारत ने यूके के साथ सेटा समझौता किया है, जो एफटीए का ही एक प्रकार है। अंग्रेजी में तो परेशान ना हो, सब कुछ आपको दोनों भाषाओं में मिलेगा, जैसे कि सब जगह लिखा हुआ है। अब इसको टाइप किया फिर नहीं कन्वर्ट कर पाया। भारत ने यूके के साथ सेटा समझौता किया है, जो एफटीए का ही एक प्रकार है। आपको समझा दिया, हाँ एफटीए का ही एक प्रकार है। ये अपनी तरह का पहला समझौता है, हाँ अपनी तरह का पहला समझौता है। इट्स फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड। ऐसे 24 जुलाई 2025 को दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए। बताओ भाई ये सही होगा या गलत होगा ये स्टेटमेंट? बोलो। गलत है। देखो यहाँ पे हमारे कॉमर्स मिनिस्टर खड़े हैं, यहाँ उनके रेनॉल्ड महोदय कॉमर्स मिनिस्टर खड़े हैं, वो सिग्नेचर कर रहे हैं, लिए हैं दस्तावेज, इन दोनों ने साइन किया। ठीक, प्राइम मिनिस्टर ने नहीं किया। प्राइम मिनिस्टर बड़ा आदमी होता है, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ों पे करता है, जनरली नहीं करता है, बाकी सब करते हैं। तो सभी कथन सत्य हैं क्या? नहीं। इसमें एक और फैक्ट है, 24 जुलाई 2025, याद रखना है इसको। यूपीपीसीएस कुछ भी पूछता है, ठीक, और डेट उसने पूछा है ऑलरेडी, तो यूपीपीसीएस फिर से डेट पूछ सकता है। तो ये स्टेटमेंट गलत इस नाते है क्योंकि प्रधानमंत्रियों ने नहीं, वहाँ के जो कॉमर्स ट्रेड मिनिस्टर्स थे उन्होंने किया है। अच्छा, इसी बात को ना यहाँ पे माइंड मैप बना के दे दिया है। आपकी सुविधा का जितना ख्याल रख सकते हैं उतना ख्याल रख रहे हैं। तो हमारी टीम मेंबर हैं, एक कर्नाटका से हैं, उन्होंने कहा कि ये एक अच्छा इनोवेशन रहेगा तो कर देते हैं। तो कुछ और इनोवेशन लेकर के आ रही, ज्योग्राफी में आपको दिखेगा। सृष्टि मैडम ऐसे ही इनोवेटर्स के साथ कोऑर्डिनेट करती हैं और उनको भी बहुत सारा बधाई। तो ये जो है सिग्नेटरीज कौन कौन से हैं, तो पीयूष गोयल हैं और जोनाथन रेनॉल्ड। की फीचर्स क्या हैं? की फीचर्स पे थोड़ा बात कर लेते हैं, फिर माइंड मैप आप देख करके तैयार कर लेना। की फीचर्स ऐसा ना भाई, बहुत बड़ा की फीचर है कि जो इंडियन एक्सपोर्ट है ना यूके में, भारत का जो निर्यात है यूके में, एक दो नहीं 99% एक्सपोर्ट जो है लगभग जीरो ड्यूटी एक्सेस के साथ जाएगा। जब मैंने पहली बार इसको देखा था, जब समझौता हुआ था जुलाई के महीने में, मैं खुद हैरान था कि अच्छा सही है गलत है। तो मैंने पीआईबी आपको पढ़ाया ही इकोनॉमी वाले लेक्चर में, ये पीआईबी की कटिंग है 27 जुलाई की, 24 को साइन हुआ, 27 को ये पीआईबी ने छापा कि भाई यहाँ देखो, द एग्रीमेंट एलिमिनेट्स टैरिफ ऑन 99% ऑफ इंडियाज एक्सपोर्ट टू यूके कवरिंग नियरली 100% ऑफ ट्रेड वैल्यू। यानी कुल मिला के जो वैल्यू है वो लगभग 100 रुपए का, और जो आइटम की क्वांटिटी है वो लगभग 99%। इन पे क्या है, टैरिफ लगभग जीरो है, एलिमिनेट कर दिया। जब मैं लेक्चर ले रहा था इकोनॉमी के, तब एक स्टूडेंट ने सवाल पूछा था ऐसे कैसे पॉसिबल है 99% आइटम 100% वैल्यू। तो उसका ऐसे ना मित्र कि भारत और यूके के बीच में कुछ कॉमन कंसर्न थे। जैसे भारत को लगता था कि यूनाइटेड किंगडम की जो दारू है ना वो भारत में आएगी
तो यहाँ की डिस्टिलरीज हैं बर्बाद हो जाएंगे। उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, चॉकलेट हैं या डेयरी प्रोडक्ट हैं, सस्ते हैं, भारत में आएंगे तो भारत की मुश्किल हो जाएगी। तो भारत ने क्या किया, उन स्प्रिट वगैरह पे 100% जीरो ड्यूटी कम नहीं किया, बल्कि जो अभी लगभग 140% लग रहा है स्प्रिट पे ड्यूटी, उसको कहा हम 70% कर दे रहे हैं और आने वाले 5 सालों में इसको और कम करके 40-50% तक कम कर देंगे। ठीक, इसलिए जो नंबर ऑफ क्वांटिटी है, नंबर ऑफ आइटम्स हैं, वो 100% नहीं है, इधर भी नहीं उधर भी नहीं, जब लेकिन जो वैल्यू है वो लगभग इतनी ज़्यादा है कवरेज कि वो लगभग 100% के आसपास ही है। इसलिए ऐसा है। टोटल ट्रेड कितना होता है, बायलैटरल जो ट्रेड है दोनों कंट्रीज के बीच $56 बिलियन का है। कुछ कोचिंग के मटेरियल मैं देख रहा था और वो देखने के लिए इसलिए था कि भाई किस तरीके से लोग कवरेज करते हैं। मुझे दुख हुआ कि 2023-24 का डेटा उन्होंने प्रोवाइड करके रखा है बच्चों को, ठीक है, जो $43 बिलियन के आसपास। अरे भाई डेटा आ चुका है 24-25 का अपडेटेड, 15-20 दिन पहले, 1 महीने पहले ही आ चुका है, तो आप अपडेट करो ना यार, नहीं करते। तो $56 बिलियन का लगभग ट्रेड है और इन्होंने आपस में कहा है कि हम 2030 तक इसको दोगुना कर देंगे, लगभग 2 टाइम्स कर देंगे। तो अब इसमें से सवाल क्या बना, फैक्ट क्या बना, यूके के प्राइम मिनिस्टर स्टारमर, पीयूष गोयल और जोनाथन रेनॉल्ड ने सिग्नेचर किया इस एग्रीमेंट पे। लगभग 100% वैल्यू, 99% इंडियन एक्सपोर्ट पे ड्यूटी जीरो हो जाएगी। और क्या हुआ, 24 जुलाई 2025 को साइन किया, अपनी तरह का पहला है, नाम है सेटा। $56 बिलियन का ट्रेड हो रहा है जिसको डबल करने का इरादा है 2030 तक, ये हो गया। फिर इंडिया का जो ह्यूमन रिसोर्स है, जो क्या कहेंगे उसको, सर्विसेज हैं, उनको भी यूके में एक्सेस देने की बात कही गई है। लेकिन ये तो ठीक था, थोड़ा सा एनालिटिकल और अगर आप सोचो तो ट्रंप ने आज ही कहा कि भाई इंडिया पे डबल टैक्स, डबल लगान। आज का न्यूज़पेपर आई थिंक बहुत समृद्ध है आज का हेडलाइन, 50% टैरिफ शुरू हो गया। अबे जो 50% टैरिफ शुरू हुआ ना मित्र, यूएस ने क्या किया है, फार्मा को, इलेक्ट्रॉनिक्स को एग्जम्प्ट कर दिया है। लेकिन जो मार पड़ रही है वो मार पड़ रही है श्रिम्प वगैरह पे, मरीन प्रोडक्ट पे, जो अमेरिका में एक्सपोर्ट हो रही थी, ठीक, प्रीसियस मेटल वगैरह पे। तो इंडिया ने यूके के साथ जो एग्रीमेंट किया है उसमें ये पीआईबी लिखता है कि इंडिया जो है यूके को $104 मिलियन का मरीन एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मैंने आपको जब मेंस का लेक्चर लिया था तो बताया था कि टैरिफ वार से अगर निपटना है, रेसिप्रोकल टैरिफ से निपटना है, ट्रेड पे जो रेस्ट्रिक्शंस है उससे निपटना है, तो इंडिया को अपने बिजनेसेस, अपने एक्सपोर्ट डाइवर्सिफाई करने पड़ेंगे। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का फ़ायदा ये होगा कि इंडिया थोड़े से इंसेंटिव देके, थोड़ा सस्ता मरीन प्रोडक्ट करके, क्वालिटी बढ़ा करके यूके की तरफ मार्केट शिफ्ट कर सकता है बजाय यूएसए के। तो हो सकता है कि जो यूएसए को हम अपनी एक्सपोर्ट करते थे मरीन प्रोडक्ट, वो यूके में जाए, और हो सकता है यूके के सहारे फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज के मार्केट में जाए। तो निश्चित तौर पे इससे हम जो नुकसान होगा, संभावित नुकसान है, उसको हम कंपनसेट कर पाएंगे। उम्मीद है कि इसमें आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। माइंड मैप तो आपको दिया ही है। हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं भाई, कोई अब अगला है टोबैको से रिलेटेड। एक तो भारत को अवार्ड मिला है और मैंने आपको बताया था कि भारत को जब सम्मानित किया जाए किसी इंटरनेशनल फोरम पे, कुछ अच्छा भारत करे तो उस पर सवाल बनने की संभावना होती है। दूसरा, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन WHO की पहल थी। तीसरा, ऑलरेडी उसने यूनिवर्सिटी या सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कुछ एस्टेब्लिश किया गया था भारत में, उसमें जामनगर है कहाँ पे, तब सवाल WHO का पूछा गया था। WHO की रिपोर्ट, WHO के इनिशिएटिव के बारे में सवाल पूछा जाता रहा है। यूपीएससी ने भी नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज पे, टोबैको पे सवाल पूछा है। इस लिहाज से मुझे लगा ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज ऑनर्स इंडियन गवर्नमेंट फॉर टोबैको कंट्रोल एफर्ट्स। क्या है ना, चर्चा में इसलिए है, एक यम पावर नाम का इनिशिएटिव है और इसको लॉन्च किया, ये इनिशिएटिव है WHO का। एम्पावर का मतलब मॉनिटर टोबैको यूज एंड प्रिवेंशन पॉलिसीज, और लोगों को टोबैको और स्मोक करने से रोको। भाई टोबैको को खाते हो, स्मोक करते हो तो छोड़ दो यार, और लोगों को मदद करो टोबैको छोड़ने में, लोगों को खतरों के बारे में बताओ। तो ये यम पावर, इसको मेंस में भी आप कोट कर सकते हो। इस तरीके के जो अंतर्राष्ट्रीय प्रयास हैं वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज NCD से निपटने में सहायक हो सकते हैं। अंडर द एम्बिट ऑफ ग्लोबल बॉडीज वी कैन टेक इनिशिएटिव, ऐसा कुछ कर सकते हैं। मोदी जी ने कहा ये मोटापा भारत में बहुत बड़ी समस्या है, तो ऐसे इंडिया में हाइपरटेंशन वगैरह काफ़ी बड़ी समस्या है, जो टोबैको कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करता है उसमें।
किडनी वगैरह की बीमारी बढ़ाता है, एनसीडी फैल रहा है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, नेग्लेक्टेड डिजीज तो है ही। तो ये चर्चा में है। तो पहला तो यम पावर किसका है, WHO से रिलेटेड है। दूसरा, भारत को इस पे पुरस्कार मिला है। क्या मिला है भाई, कि आयरलैंड में हुआ है और विश्व स्वास्थ्य संगठन का ये जो एम्पावर इनिशिएटिव है, इसके तहत भारत को ब्लूमबर्ग फिलैंथ्रोपीज अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इतना ध्यान रखना है, इससे ज़्यादा इस पे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, अननेसेसरी बकवास नहीं करना है इस, ठीक, ज़्यादा कुछ पूछेगा नहीं। मौतें कितनी होती हैं उस पर दिमाग लगाना नहीं। हालांकि अभी कल की अखबार में एक रिपोर्ट था जिसमें था कि कुछ 30 लाख लोगों की हर साल यहाँ पे मौत हो जाती है लिकर से, और लगभग 13 लाख मौतें तंबाकू से हो जाती। तो भारत अपने हेल्थ इकोसिस्टम को बेहतर कर सकता है इस पे करके। सवाल किस तरह से बनेगा, 2025 जून में तंबाकू नियंत्रण पर विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? सिंपल, जवाब उसका आयरलैंड है। किसके एम्बिट में? WHO के एम्बिट में। क्या चल रहा है? एम्पावर चल रहा है। अगला सवाल है, चेन्नई में पहली बार आसियान भारत क्रूज वार्ता। आसियान से रिलेटेड 3 प्रकार के सवाल महत्वपूर्ण लगे। एक तो आसियान का समिट ही, तो इसे माइंड मैप बना के दे दिया है, आप एक बार देख लेना। और दूसरा, ये जो आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग हुआ ना चेन्नई में, चूंकि ये फर्स्ट एवर था, अगर ये दूसरा होता, तीसरा होता, रूटीन होता, तो मैं सवाल नहीं बनाता इस पे। ये फर्स्ट एवर था, और मैंने आपको बताया है जब भी कोई पहला होता है, भारत उसमें पार्टिसिपेट करता है या भारत में होता है, तो महत्वपूर्ण हो जाता है। आपको पता है कि भारत और नेपाल के बीच संस्कृत सम्मेलन हुआ था, उस पर सवाल उसने पूछा था, कहाँ हुआ है? तो भारत आसियान के बीच जो क्रूज डायलॉग हुआ है वो कहाँ हुआ है? चेन्नई में हुआ है। लेकिन आसियान के बारे में आप पहले पढ़ लो थोड़ा सा, तो अच्छा रहेगा। आसियान का मैप देखो भाई, ठीक है, दिख रहा है? अब ये है आसियान। कब शुरुआत हुआ था इसका? 1967 में। किसके थ्रू? बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू। मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया। टोटल कितने हुए? 10। कितने मेंबर हैं? 10। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए। इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य जो भी लिख दे सबको मार्क कर देना यस, ठीक। मैं आपको विनम्रता से कह रहा हूं, अननेसेसरी डाउट मत करो। तुम्हारा कॉस्ट बेनिफिट रेशियो बहुत रहेगा। अनटिल अनलेस कोई उलूल जुलूल कह दे कि इनका एक डिफेंस एग्रीमेंट है नाटो की तरह, तो भाई कह दो अरे ऐसा कहाँ है, गरीब लोग हैं बेचारे, क्या डिफेंस एग्रीमेंट करेंगे, आपस में ही इतनी वो सब रहता है। बट डिफेंस एग्रीमेंट होता तो म्यांमार में इस तरीके से चीज़ें चल रही होती क्या। लेकिन बाकी जो भी पॉजिटिव चीज़ें दे सब यस कर देना, ठीक है, अननेसेसरी दिमाग मत लगाना। एक तो ये है। दूसरा, मेंस में हमने आसियान के बारे में काफ़ी डिटेल में पढ़ा था। इतना समझ लो, भारत की जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है ना, आसियान उसका सेंट्रल पिलर है। आसियान उसका क्या है? सेंट्रल पिलर है। और उसके लिए इंडिया बिम्स्टेक को प्रमोट कर रहा है। तो इंडिया बिम्स्टेक के माध्यम से आसियान को आउटरीच कर रहा है। और आने वाले दिनों में, चूंकि साउथ एशिया की जो इंटीग्रेशन है, जो एकीकरण है, वो तो हो नहीं पाया, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन तो हो नहीं पाया, 2% से भी कम है। लेकिन अगर हम एक्ट ईस्ट पॉलिसी को ठीक से अपनाएंगे तो निश्चित तौर पे हमारी इकोनॉमीज, हमारे कल्चर जो हिस्टोरिकल हैं, न सिर्फ इंटीग्रेट हो पाएंगे, बल्कि आने वाले समय में उसका इकोनॉमी पे मल्टीप्लायर इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो वहाँ पे सवाल कैसे पूछा जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को विश्व धरोहर है? यूनेस्को विश्व धरोहर जिसका दौरा आसियान भारत क्रूज वार्ता 2025 के दौरान किया जाएगा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट विजिटेड ड्यूरिंग आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग 2025? इसका आंसर क्या है भाई? यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल इनॉग्रेट्स फर्स्ट एवर आसियान इंडिया क्रूज डायलॉग इन चेन्नई। तो चेन्नई के करीब मामल्लपुरम है, तो आंसर मामल्लपुरम होगा क्या? क्या आंसर इसका? तो इससे एक चीज और साबित होती है कि कॉमन सेंस ना यूज किया करो। चेन्नई में सम्मेलन हो रहा है, तो जो विजिट करेंगे यूनेस्को साइट, वो बनारस का या खजुराहो का नहीं करेंगे। कहाँ आएंगे वहाँ पे? अभी बताया किसी मित्र ने 55 किलोमीटर है, तो नज़दीक मामल्लपुरम ही है। कॉमन सेंस से हो जाता है सवाल। तो उम्मीद है कि आपने देख लिया, माइंड मैप देख लेना एक बार, तो तुम्हारा ये क्लियर हो जाएगा फटाक से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। इतना ही देखना है, रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, सदाबहार टॉपिक। वो कहते हैं ना कि वो भी क्या दिन थे साकी तेरे मस्तानों के,
कि अपने छुट्टी के घरों में बाइडेन साहब ने इनवाइट किया था अपने प्राइम मिनिस्टर को क्वाड समिट के लिए, और आज तो यहाँ हर दूसरे दिन 25% टैरिफ बढ़ता जा रहा है। तो क्वाड के बारे में चर्चा इसलिए कि इतने हाई वोल्टेज सिचुएशन के बावजूद या बीच अपने फॉरेन मिनिस्टर ने 10वें क्वाड फॉरेन मिनिस्टर की समिट में मीटिंग में वाशिंगटन गए हुए। तो अब ये न्यूज है तो क्वाड के बारे में थोड़ा बहुत जान ही लो, चूंकि अमेरिका चर्चा में है। ये माइंड मैप बना के दे दिया है, इससे देख लेना, बट थोड़ा समझ लो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे। 2 बातें जान लो, एक तो क्वाड के बारे में सिर्फ 30 सेकंड में, दूसरा क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में, इस पे भी थोड़ा बात करेंगे। क्या हुआ भाई, क्वाड की शुरुआत जो है ना 2007 के आसपास होती, ठीक। और क्या हुआ कि सुनामी आया था, उस समय सपोर्ट वगैरह के लिए किया, लेकिन बाद में पता चला कि हमारे जो जियो स्ट्रेटेजिक और जियो पॉलिटिकल जो इंटरेस्ट हैं वो अलाइन होते हैं, तो निश्चित तौर पे हमें एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करना चाहिए। तो डिटेल में तो क्वाड पे हमने लेक्चर लिया है, लेकिन इतना समझो कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान ये चारों साथ में आए और एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, और इनके अनौपचारिक समिट होती है। इनका कोई सेक्रेटरीट नहीं है, इनकी हर साल ऐसे सबमिट करना है ऐसा भी नहीं है, लेकिन जब चाहते हैं लोग मिल लेते हैं। इनका उद्देश्य क्या है, इंडो पैसिफिक रीजन में सिक्योरिटी वगैरह को चेक करना, फ्री एंड सबके लिए एक्सेसिबल नेविगेशन सुनिश्चित करना, लेकिन ये इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, डिजास्टर रिलीफ पे भी, क्लाइमेट पे भी, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस पे भी फोकस कर रहे हैं आजकल। और मुख्य उद्देश्य, इनका कोर जो उद्देश्य है वो चीन का जो एग्रेसिवनेस है उसको कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली कंट्रोल करना, ठीक। सवाल उसमें पूछा जा चुका है PYQ पे कि क्वाड के बारे में क्या सही है। क्वाड का पहला समिट 2022 में कहा हुआ, क्वाड का समिट यहीं से पूछा गया। अभी जो सवाल बन सकता है वो बन सकता है कि 10वीं क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कब और कहाँ आयोजित हुई, तो उसका जवाब है क्या मित्र, वाशिंगटन DC में 1 जुलाई 2025 को। अब क्वाड के बारे में तो आपने बेसिक समझ लिया, इससे ज़्यादा बताएंगे नहीं, प्रीलिम के लिए जरूरत भी नहीं है। एक टर्म इस्तेमाल हुआ यहाँ पे, और वो टर्म क्या था, क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स पहल, लॉन्च द क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स इनिशिएटिव, ये भी ऑप्शन में डाल सकता है। हुआ क्या कि भाई पिछले कुछ समय से गलवान के बाद चाइना ने हमें रेयर अर्थ मेटल वगैरह, क्रिटिकल मिनरल वगैरह एक्सपोर्ट करने से मना कर दिया। जो इंजीनियर्स यहाँ पे शामिल थे क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज में, इवन सेमीकंडक्टर वगैरह में, उसको भी चाइना ने बुला लिया है। फॉक्सकॉन वगैरह की फैक्ट्री में जो शामिल थे इंजीनियर, उनको भी चाइना ने बुला लिया है। दुनिया जानती है कि 90% से ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल, क्रिटिकल जो मिनरल्स हैं, उनका प्रोसेसिंग चाइना करता है, 60-70% उसका प्रोडक्शन करता है। तो निश्चित तौर पे चाइना की मोनोपोली, और उसका जो इस्तेमाल है वो सब बहुत सेंसिटिव चीज़ों में होता है, एरोप्लेन से लेकर के और जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स उन सब में होता है। इसकी वजह से हमारी जो ऑटो इंडस्ट्री है बहुत प्रभावित हो रही है। 2 दिन पहले की या कल की फोटो मैंने देखा था न्यूज़पेपर में कि जो मारुति सुजुकी के जो चीफ हैं, CEO वगैरह हैं सुजुकी के, सॉरी, उनके साथ प्राइम मिनिस्टर की फ़ोटो देखी थी, और वो बात कर रहे थे किस तरीके से इंडिया में क्रिटिकल मिनरल का इकोसिस्टम मजबूत किया जाएगा ताकि जो सप्लाई चेन में डिस्रप्शन से उसको रोका जा सके। क्रिटिकल मिनरल बाहर के कंट्रीज से मंगाएंगे, महंगा पड़ता है, चाइना दे नहीं रहा है, तो इंडिया को इसमें आत्मनिर्भर होने की ज़रूरत है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर ने कल या परसों बोला है कि हम इसको एक्सप्लोरेशन शुरू करेंगे इंडिया में। तो क्रिटिकल मिनरल पे अगर सवाल पूछ ले तो भी आप कर सको। क्वाड के एम्बिट में क्रिटिकल मिनरल पहल का शुभारंभ किया गया है, उस पर भी आपको पता होना चाहिए। और कहीं ना कहीं चाइना का यही डर है कि अमेरिका चाइना पे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आक्रामक नहीं हो पा रहा है, क्योंकि उसको पता है कि चाइना रोक देगा तो हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। 7 ब्रिक्स समिट इन रियो। ब्रिक्स समिट इसलिए इंपॉर्टेंट है मित्र क्योंकि मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये एडिटोरियल है, जयंत दास गुप्ता जी जो WTO में हमारे एम्बेसडर थे, प्रतिनिधि थे, उन्होंने लिखा है। वो क्या लिखते हैं पता है? लिखते हैं कि US का पहले कहना था जेनेटिकली मॉडिफाइड जो वैराइटीज हैं एग्रीकल्चर की, उनको जो फूड वगैरह हैं उनको आप लो, भारत ने मना किया। तो उन्होंने कहा रशियन तेल मत लो, नहीं तो हम तुम पे टैरिफ लगा देंगे। भारत ने अब भी कहा भाई हमारी स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी, अगर रशियन तेल हम लेना बंद भी कर दें तो कल को अमेरिका बोलेगा रशिया से तुम ना डिफेंस इक्विपमेंट प्रोक्योर मत करो जो 60% से भी जाता है। अगर हमने वो भी बंद कर दिया ना तो कल को बोलेंगे ब्रिक्स से तुम बाहर आ जाओ। वो भी कर दिया तो बोलेंगे कल को तुम ये फालतू दूसरे करेंसीज में ट्रेड मत करो। हो क्या रहा है, दरअसल US अपना गोल पोस्ट चेंज कर रहा है। उनका कहना है गोल पोस्ट चेंज कर रहा है, लेकिन एक बात बहुत फिक्स है, वो है अमेरिका रूस के साथ भारत के संबंधों को एक बार बर्दाश्त भी कर सकता है। कारण इंडिया की अपनी
डिफेंस की ज़रूरतें जो अमेरिका को पता है कि हम चाह करके भी कुछ भी कर लें, इंडिया ये नहीं तोड़ सकता, उसकी सुरक्षा की बात है। तो जो सिनक्वानॉन है, जो आप रोज रोक ही नहीं सकते, उस पर काटसा एक्ट वगैरह, काउंटरिंग द अमेरिकन एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन, वो भी इंडिया पे नहीं लागू किया, एग्जम्प्ट कर दिया उनकी कांग्रेस ने। लेकिन मामला जो ब्रिक्स का है ना, वो अमेरिका को बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है। अमेरिका को लगता है कि जो ब्रिक्स संस्था है वो एंटी यूएसए, एंटी वेस्ट, और वो कहीं ना कहीं डॉलर की हेजेमनी तोड़ना चाहती है, डी डॉलराइजेशन करना चाहती है, और अमेरिका के खिलाफ एंटी वेस्ट, एंटी यूएस ग्रुप बना रही है। और ये संदेह तब बढ़ गया जब ब्रिक्स में ऐसे ऐसे कंट्रीज को जगह मिलने लगी जो कहीं ना कहीं अमेरिका के खिलाफ स्टैंड रखते हैं। तो इसलिए ब्रिक्स इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम के लिए भी, मेंस के लिए भी। अब ब्रिक्स के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। देख भाई, अब ये मत बोलना कि ब्रिक्स में कितने कंट्री हैं, पिछली बार भी जो बताया था वही सही था। मैगजीन वाले उतना वेरीफाई नहीं करते। मैंने पिछली बार कहा था सऊदी अरबिया मेंबर नहीं है जब तक रेटिफिकेशन नहीं होता मेरे भाई। रेटिफिकेशन क्या कहेंगे, जब तक पुष्टिकरण नहीं होता, अप्रूवल नहीं देते। जैसे भारत ने कल को कोई साइन कर दिया जाकर के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका में, और उसको रेटिफाई करना है, या तो पार्लियामेंट करेगी या भारत की कैबिनेट करेगी, जो भी उसमें प्रोविजन हो, तब तक वो माना नहीं जाता है। सिग्नेटरी होना और रेटिफाई करना, दोनों में अंतर होता है, ठीक है। तो ब्रिक्स जो है की स्थापना होती है कब, 2001 में ही इसका नाम दे दिया गया था, लेकिन 2006 में ऑफिशियल आता है। पहला समिट 2009 में होता है, अफ्रीका ज्वाइन करता है 2010 में। शुरुआत में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और साउथ अफ्रीका मेंबर होते हैं। लेकिन जनवरी 2025 तक की स्थिति है कि 10 मेंबर शामिल हो चुके हैं। 2025 में जो नया मेंबर शामिल हुआ उसका नाम है इंडोनेशिया। तो सबसे लेटेस्ट मेंबर कौन है, इंडोनेशिया। मैं फिर से कह रहा हूं, सऊदी अरब इसका मेंबर नहीं है, उसने रेटिफाई नहीं किया है। और जो अर्जेंटीना है उसने शायद अपना नाम वापस ले लिया है, ठीक। तो ये बात है। अब क्या हुआ, इसका उद्देश्य क्या है, गवर्नेंस, ग्लोबल गवर्नेंस में इंक्लूसिविटी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सिक्योरिटी सहयोग करना। न्यू डेवलपमेंट बैंक उसने लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य कहीं ना कहीं आईएमएफ की तर्ज पे जो मेंबर कंट्रीज हैं या बाकी लोगों को भी उनके बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस में हेल्प कर पाना, उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प कर पाना। मुझे बताना न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है। पीवाईक्यू उसने 2014 में पूछा है। क्या पूछा है, पहला समिट कहाँ हुआ, साउथ अफ्रीका मेंबर कब बना, ये सब उसने पूछा है। आने वाले समय में 2025 के पीसीएस में जो सवाल पूछा जा सकता है संभावित तौर पे, वो है कि जो 17वां शिखर सम्मेलन हुआ, पहले तो बताओ कहाँ हुआ। तो 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, यहाँ पे हमने आपको लिख के दिया है, फोर्टलीजा में हुआ था, रियो में हुआ, रियो डी जेनेरियो में हुआ, ठीक है। तो 17वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ, ब्राजील के रियो डी जेनेरियो। प्राइम मिनिस्टर ने और भी कंट्रीज की यात्रा की उसी के बहाने। और जो नया मेंबर, पूर्ण मेंबर जो शामिल हुआ 2025 में, कौन शामिल हुआ, इंडोनेशिया। और ये कौन सा समिट था, 17वां। बाकी बेसिक तो आप प्रीलिम्स में पढ़ते ही हो, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है आई थिंक, ठीक। ये माइंड मैप भी बना हुआ है जिसके सारे आप फटाक से रिवाइज कर पाओगे, ठीक। बाकी जो भी आएगा सब यस कर देना, ठीक। 2026 में इसकी ब्रिक्स की जो चेयरपर्सन है वो कौन बनेगा, 2026 में कौन करेगा। तो कल अगर ये सवाल पूछे कि 2026 में ब्रिक्स की अध्यक्षता कौन करेगा, तो उसका जवाब है इंडिया। आगे बढ़े। अब देखो एससीओ क्यों महत्वपूर्ण है मित्र, बताओ। अभी प्राइम मिनिस्टर जा रहे हैं 1 तारीख को, 1 सितंबर को वहां पे तियानजिन में शामिल होंगे। तो पहला तो सवाल यही पूछ लेगा, कहाँ सम्मेलन हो रहा है, तियानजिन में हो रहा है, कब से कब तक हो रहा है। तो 31 अगस्त से 1 सितंबर तक शेड्यूल्ड है। कौन सा एससीओ सम्मेलन है, तो 25वां है राष्ट्राध्यक्षों का सम्मेलन, 25th। मेंबर कंट्रीज, अच्छा एक मजे की बात देखो, इस पे कल परसों में कुछ बहुत सुंदर आर्टिकल्स आए थे अलग अलग अखबारों में 2-3 दिन पहले। उसमें एक ये भी था, एक तरफ तो चाइना चाह रहा है कि हमारे साथ डिसएंगेजमेंट हो, ट्रेड हो, अमेरिका की बुलिंग को एक साथ मिलकर काउंटर करें, हमारे सपोर्ट में यहाँ के एम्बेसडर ने बोला भी चाइना के। लेकिन दूसरी तरफ जो उसका जियो स्ट्रेटेजिक, जियो पॉलिटिकल जो एम है, जो बदमाशी है, वो छोड़ा नहीं उसने। वो जानता है कि साउथ एशिया में इंडिया कमज़ोर पड़ रहा है, यूएस उसका साथ छोड़ रहा है। तो चाइना ने क्या किया, चाइना ने साउथ एशिया में बांग्लादेश को, मालदीव को, नेपाल को साथ में साधना शुरू कर दिया। और एससीओ के समिट में
केपी शर्मा ओली जो कम्युनिस्ट पार्टी से है, बदमाश है और प्रो चाइना है, उसको भी बुलाया। मालदीव के प्रेसिडेंट मोहम्मद मुइजी को भी बुलाया। समझ रहे हैं? इंडिया तो होगा वहाँ पे, लेकिन इंडिया को आग दिखाने वाले या चिढ़ाने के लिए वहाँ पे ये लोग होंगे। बाकी पाकिस्तान और टर्की से तो कोई उम्मीद है नहीं कभी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना कि अगर कल को पूछे एससीओ में नेपाल तथा मालदीव के भी राष्ट्राध्यक्ष इनवाइट थे, तो क्या दोगे आंसर उसका? है ना, है या नहीं है? पार्टिसिपेट करेंगे मोस्टली या नहीं करेंगे अलग बात है, अंत में क्या होगा देखा जाएगा। लेकिन इनको भी इनवाइट किया गया है। G7 और G20 में होता है इनवाइटी कंट्रीज कौन कौन से, तो ऐसे यहाँ पे भी ध्यान रखना किसको इसको इनवाइट किया गया था, ठीक है। अब संघाई सहयोग संगठन के बारे में देख लो। शुरुआत में 2001 में जब इसकी स्थापना होती है तो चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान इसमें शामिल होते हैं, यानी कि सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज हैं वो प्लस रसिया एंड चाइना। इनका उद्देश्य ये था कि ये दोनों चीन और रूस, ये सभी जो कंट्रीज थे ये या तो इमीडिएट या थोड़े से एक्सटेंडेड नेबरहुड शेयर करते थे, यानी नेबरिंग कंट्रीज थे के हिसाब से, जिनके साथ सेंट्रल एशिया में सिक्योरिटी और इकोनॉमिक कॉपरेशन को बढ़ावा देना था। चीन का जो व्यापार है, चीन का ट्रेड सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ, तो बताओ कितना है? बताओ, $100 बिलियन से ज़्यादा, ठीक। और इंडिया का ट्रेड कितना है पता है? $2 बिलियन। चाइना करता है $100 बिलियन का ट्रेड 24-25 के डेटा के हिसाब से। इंडिया कितना करता है? $2 बिलियन। तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि सेंट्रल एशिया चाइना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट इंडिया के लिए भी, लेकिन इंडिया ने नेग्लेक्ट किया शुरुआत में, जबकि हमारे उनके साथ कल्चरल और हिस्टोरिकल टाइज थे पहले से। तो चाइना ने रूस के साथ मिलकर के ये ग्रुप बनाया। अब रूस को जब लगने लगा कि भाई संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में चाइना एससीओ को हड़प रहा है, सेंट्रल एशिया पे कब्जा कर रहा है, जो हमारा कभी कोर्टयार्ड हुआ करता था, तो उसने सोचा यार इंडिया जैसे देशों को भी इनवाइट करना चाहिए, शामिल करना चाहिए, नहीं तो हम अकेले पड़ जाएंगे। क्योंकि चाइना और रूस की भी जैसी दोस्ती दिखती है वैसे है नहीं एक्चुअली। रूस कहीं ना कहीं डरा हुआ है या सशंकित रहता है चाइना से, युद्ध भी हो चुके हैं दोनों के बीच। तो इंडिया को कहा शामिल करो, चीन ने कहा इंडिया शामिल होगा तो पाकिस्तान भी आएगा, तो इसलिए इंडिया और पाकिस्तान को 2017 में शामिल कर लिया गया। तो 10 फुल मेंबर हैं 2025 के हिसाब से, और जो देश शामिल हुए 2017 में इंडिया, पाकिस्तान, बाद में ईरान, बेलारूस एटसेट्रा। उद्देश्य क्या है? रीजनल पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, काउंटर टेररिज्म, जिसमें एक रैट्स करके उनका एक मैकेनिज्म है, एनर्जी, कल्चरल कोऑपरेशन और इकोनॉमी। जो संभावित सवाल हो सकते हैं कि भाई 2025 में पहली बार एससीओ विदेश मंत्रियों के समिट में कौन सा सदस्य शामिल होगा। एक बार देख लेना, एससीओ के बारे में जितना डिटेल था मैं आपको बता चुका। बाकी जो समिट होने वाला है 31 अगस्त से और 1 सितंबर के बीच तियानजिन में, चाइना में, तो प्लेस का नाम तियानजिन याद रखना, समिट की ड्यूरेशन याद रखना, इनवाइटी कंट्री जिसमें कि मालदीव, नेपाल भी शामिल है वो याद रखना। अगर कोई कंक्लूजन निकल करके वहाँ से आता है, पेपर अब तक नहीं बना होगा, संभावना है, तो फिर हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लेकिन फिलहाल एज ऑफ नाउ इस पर बात करेंगे। एक जब इसको हम चर्चा कर रहे थे तो लगा कि प्रधानमंत्री ने बहुत सारी विदेश यात्रा की है, तो एक नज़र में हम विदेश यात्रा पे देख ही लेते हैं, चूंकि इस पर सवाल बनता रहा है इससे पहले, तो बस फास्ट ट्रैक मैनर में एक नज़र देख ही लेते हैं। प्राइम मिनिस्टर क्रोएशिया गए। प्राइम मिनिस्टर कहाँ गए? क्रोएशिया गए। क्रोएशिया में उनके राष्ट्रपति कौन है? आंद्रेज प्लेंकोविच। अब ध्यान रखना, प्रधानमंत्री का नाम नहीं याद रखना, कोई बात नहीं, जो भी आएगा यस कर देना, गलत नहीं करना है जब तक तुम बिल्कुल श्योर ना हो। अंत में डाउट को पॉजिटिव की तरफ लेके जाओ। ये मेरा बहुत सिंपल फंडा है भैया जीवन में। अगर आप किसी के खिलाफ कोई सबूत नहीं है तो सबसे पहले उस पर ट्रस्ट करना सीखो। ऐसे ऐसे लोगों पे मैं ट्रस्ट करता हूँ, तुमको अंदाजा भी नहीं। मुझे लगता है कि इसका नुकसान हो सकता है, पर मैं सब पे ट्रस्ट करता हूँ जब तक कि वो मुझे साबित न कर दे कि वो ट्रस्ट करने लायक नहीं है। उससे जीवन में फ़ायदा ज़्यादा होता है, नुकसान कम होता है, ठीक है। पॉजिटिव रहो। क्यों इसको शामिल किया? फर्स्ट एवर इंडियन पीएम टू विजिट क्रोएशिया, पहला कोई भारतीय प्रधानमंत्री इसलिए विजिट किया, बस इतना याद रखना है, ये फैक्ट, इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडालिडोस, बस इतना याद रखना, इससे ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं रखना। आगे, क्योंकि सवाल ऐसे पूछ सकता है भारतीय प्रधानमंत्री ने किन किन यूरोपीय देशों की यात्रा की जून के महीने में, तो उससे भी पूछ सकता है। अर्जेंटीना की विजिट, इसलिए भी इनके राष्ट्रपति जैवियर मिली, बस नॉर्मल याद रखना है। आपको पता है ये कुछ ऐसे ट्रायंगल है, मेरा मैप बहुत खराब है मित्र, पर लिथियम ट्रायंगल है, आपको पता है इसमें कौन कौन आता है? अर्जेंटीना और 2 कंट्री कौन बताओ? बोलिविया और चिली। तो ये जो तो एबीसी जो ट्रायंगल है ना,
तो एबीसी ट्रायंगल है, उनके पास लिथियम के बहुत बड़े भंडार हैं। तो लिथियम पे प्राइम मिनिस्टर ने चर्चा की होगी। आने वाले समय में अपनी जो मिनरल नीड है सप्लाई चेन में, उसको हम दुरुस्त कर पाएंगे। नामीबिया से हमें चीता वगैरह लेना है, तो वहाँ भी गए प्राइम मिनिस्टर। इनके राष्ट्रपति का नाम याद रखना, तो इतना बस ध्यान रखना है आपको। तो प्राइम मिनिस्टर ने इतने सारे विजिट किए, उसमें से सिर्फ इनके राष्ट्राध्यक्षों के नाम, और क्रोएशिया में पहली बार कोई भारतीय प्रधानमंत्री गया है ये, और तीसरा जो लिथियम समझौता किया अर्जेंटीना के साथ। ये अब लिथियम होता है अर्जेंटीना में एबीसी ट्रायंगल में सबसे ज़्यादा। तो अगर ये सवाल, ये स्टेटमेंट फ्रेम भी कर दे अर्जेंटीना के साथ में, तो क्यों गलत मार्क करोगे? क्या तुम्हारे पास वजह है जिससे तुम डाउट करोगे? तुम सिंपल कोरिलेट नहीं कर पाओगे क्या? बिल्कुल करना चाहिए इस तरीके से। अगर अंत में सब कुछ रट नहीं सकते तुम इस दुनिया में, तुम मनुष्य हो, होमो सैपियंस के वंशज हो, तो तुम्हारी बेसिक इंस्टिंक्ट होना चाहिए लॉजिक का। नहीं लगाओगे तो फिर नहीं पास कर पाओगे, या पास भी करोगे तो मार्जिन ज़्यादा नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री को बहुत सारे सम्मान मिले हैं। 1 मिनट के अंदर वो सम्मान देख लेते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल करंट अफेयर चल रहा है। देखो, प्राइम मिनिस्टर को बहुत सारे सम्मान मिले। अपने को कोई एक गुलदस्ता भी नहीं देता है रोज, तो प्रधानमंत्री को इतने सारे सम्मान मिले हैं। लेकिन क्या सारे सम्मान इंपॉर्टेंट हैं? जवाब है नो। लेकिन दुख की बात यह है कि मैगजीन वाले ना मतलब बस 10 साल के जितने अवार्ड हैं सब दे देते हैं। नहीं भाई, 2025 में जो मिला है उसे ध्यान रखने का। 2024 में कोई बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो भी हम ध्यान रखते, लेकिन 24 में कोई बहुत इंपॉर्टेंट होता तो। 25 में इतने प्राइज हैं, कि पुरस्कार हैं, इतने सम्मान है, ऑनर है, कि इससे ज़्यादा कुछ पूछने की जरूरत नहीं लगेगी उसको। मॉरिशस मुझे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। क्यों? क्योंकि ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन के ग्रैंड कमांडर इतना बड़ा है ना, वो सोचिएगा डरा देंगे एक स्टूडेंट को, इसलिए ध्यान रखना। प्रेसिडेंट कौन है वहाँ के? धर्मवीर गोखुल। वैसे भी हिंदी नाम है, कर लोगे। इस पे सवाल नहीं पूछेगा वो जानता है सारे बच्चे कर लेंगे, इतना आसान नहीं पूछेगा, ये पूछेगा। ठीक है, करमवीर कर देगा इसको, ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो। धर्मवीर। श्रीलंका मित्र विभूषण कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें श्रीलंका लिखा हुआ है। ठीक, हाँ, वहाँ के राष्ट्रपति क्या हैं? तो कुमारादिसनाई के हैं, वो कर सकते हो। साइप्रस पे पूछेगा। ऑर्डर ऑफ मकारियोस 3। जो लोग मूवी वगैरह देखते होंगे, इस तरीके के टर्म, इस तरीके के नाम वहाँ पे खूब चलते हैं पुरानी मूवीज में, और जो सम्मान वगैरह होता है वो पुराने नामों पर ही आधारित होता है। तो निश्चित तौर पे इसको आप गेस कर ले जाओगे, कुछ तो भी यूरोपियन नाम लग रहा है। अब घाना का नाम थोड़े होगा या फिर ये टोबैगो और त्रिनिदाद का नाम नहीं होगा, तो ये याद रख लेना। क्योंकि ये राष्ट्र के साथ मैच भी नहीं करता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति के बारे में चर्चा कर ही चुके हैं। घाना, ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना नहीं पूछेगा, क्योंकि घाना लिखा हुआ है। राष्ट्रपति का नाम देख सकते हो। क्या नहीं याद रखना है, ये भी ध्यान रखो। घाना लिखा है तो क्यों घाना के बारे में पूछेगा भाई? श्रीलंका लिखा है तो क्यों श्रीलंका के बारे में पूछेगा? त्रिनिदाद और टोबैगो के बारे में, ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद एंड टोबैगो नहीं पूछेगा राष्ट्रपति। कंगालू, ठीक है। ब्राजील, हाँ पूछ सकता है, क्योंकि इसमें ब्राजील नहीं लिखा है, तो गेस नहीं कर पाओगे। नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस का ग्रैंड कॉलर, मतलब ग्रैंड कॉलर ऑफ नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। कैसे याद रखोगे मित्र? सदर्न क्रॉस। ब्राजील कौन से उसमें आता है? साउथ में या नॉर्थ में? साउथ अमेरिका। तो साउथ आता है, तो साउथ से याद रखोगे। हाँ, लुइस इनासियो लुला दा सिल्वा। ये बंदा अड़ गया है। भारत के बाद एकमात्र ऐसा कंट्री दुनिया में जिसपे 50% टैरिफ लगा दिया है। उसने कहा था मुझे ट्रम्प की जरूरत नहीं। ट्रम्प ने कहा पागल है वो। ठीक, तो अपने प्रधानमंत्री इस मामले में समझदार निकले। क्यों समझदार निकले? उनको पता है भाई, उसका फोन आता, रिसीव कर लेते। ये न्यूज़ बहुत चल रही है, यूरोप के सभी अखबारों ने इसको कवर किया है कि ट्रम्प ने 4 बार कॉल किया और प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जवाब नहीं दिया, कि भाई इसका फ़ोन उठा लेंगे, कल को कुछ भी दावा कर देगा कि मोदी से हमने फ़ोन पे ये बात कर लिया। तो उस संभावना से बचने के लिए फ़ोन ही नहीं उठाने का ऐसे आदमी का। ठीक है, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी समस्या होती है कि भाई कुछ लोग इतने अनप्रडिक्टेबल होते हैं ना, कि कुछ भी बात करो, कुछ भी फैला देंगे। तो ऐसे लोगों से दूर रहो, ऐसे लोगों से ना बात करो, नहीं प्रपंच हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में भी प्रपंच हो जाता है। ठीक है, नामीबिया की बात करें तो ऑर्डर ऑफ दी क्या लिखा है? बेलविसिया मिराबिलिस। हाँ, ये भी, इसमें भी नामीबिया नहीं लिखा है, तो उसको ध्यान रखना। ठीक, ओके। और बाकी ग्रैंड क्रॉस वगैरह वो सब क्या था? सेंट कुछ तो भी, रूस वाला, वो आपको पता होगा, पूछने की जरूरत नहीं। अब एक सवाल कर लो इस पे। सवाल क्या है? 2025 में भारतीय प्रधानमंत्री को दिए जाने वाले सर्वोच्च सम्मानों के संदर्भ में विचार करो। बताओ मेरे मित्र, मॉरिशस ने ये पुरस्कार दिया है क्या? ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड द की ऑफ इंडियन ओशियन दिया है क्या?
यस क्या Yes, क्या sir. ब्राजील ने सदर्न क्रॉस वाला अवार्ड दिया है? मैंने कहा था सदर्न से याद रखना। Yes, क्या sir. Yes, क्या sir. नामीबिया ने बेलविचिया मिराबिलिस कुछ दिया है? ऐसा दिया है। Yes, sir. साइप्रस में मकारियोस। देखो क्वेश्चन भी जो फ्रेम किया है उसमें श्रीलंका मित्र वगैरह ये सब नहीं शामिल किया। जिसके बारे में घाना के बारे में आपको पता है, पुरस्कार में ही घाना लिखा है, वैसा नहीं पूछा है। जिसके बारे में आप नहीं गेस कर सकते वो पूछा है। तो ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड, ये थर्ड याद रखना, सेकंड ना कर दे कहीं हो, ठीक है? तो ये याद रखना। और ये सारे आंसर सही हैं, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है? 1.33। अब आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन समिट, विश्व हाइड्रोजन समिट, विश्व हाइड्रोजन समिट, ठीक। अब ये क्यों पूछा? इंडिया ने हाइड्रोजन पॉलिसी लाई है, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी, तो मुझे लगा ये इंपॉर्टेंट होगा। तो मित्र, ये जो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का सवाल या टॉपिक जो हमने चुना, पहले आप जान लो कि इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी आई, जिसमें टारगेट है, क्या टारगेट है मित्र? 2030 तक, 30 तक ना, 2030 तक 5 MMT, कितने? 5 मिलियन मेट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना। जबकि यूपी की ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी क्या कहती है? आई थिंक उन्होंने एडवांस किया है टारगेट 2027 और 1 MMT का टारगेट रखा है। दैट इज वेरी एम्बिशियस। तो एक तो पहली बात ये जान लो। दूसरी बात ऐसी है कि जो हाइड्रोजन होते हैं ना, ये कितने टाइप के होते हैं? बेसिक समझ लो, ज़्यादा दिमाग ना लगाओ, लेकिन थोड़ा थोड़ा तो अंतर जान ही लो। एक होता है ग्रे हाइड्रोजन। क्या होता है? ग्रे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इसमें भी बनती है, लेकिन जो सोर्स इस्तेमाल होता है एनर्जी का वो होता है नेचुरल गैस। ये ब्लैक हाइड्रोजन भी नहीं है। ब्लैक हाइड्रोजन में तो बिल्कुल ही जीवाश्म ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है और पारंपरिक फ्यूल का उपयोग करके हाइड्रोजन गैस बनाई जाती है, इसलिए ब्लैक है। ग्रे में कैसे है? पूरी तरीके से पारंपरिक नहीं है, पूरी तरीके से हम जीवाश्म ईंधन का यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो नेचुरल गैस है उसका यूज कर रहे हैं। नेचुरल गैस भी कहीं ना कहीं फॉसिल फ्यूल और वो सब पारंपरिक तरीके में आता है, इसलिए इसको हम ग्रे हाइड्रोजन बोलते हैं। एक होता है ब्लू हाइड्रोजन, ठीक। ब्लू हाइड्रोजन में करते क्या है कि जो हाइड्रोजन बनाते वक्त कार्बन एमिशन हुआ था ग्रे हाइड्रोजन के दौरान, उसको पकड़ करके और क्या करते हैं, जमीन के अंदर या जहां भी सिक्वेस्ट्रेशन करना है वो डाल देते हैं। उसको हम सिक्वेस्ट्रेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से नेचुरल गैस ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कार्बन को हम पकड़ करके और उसको कैप्चर करके सिक्वेस्ट्रेशन कर देते हैं, जिसकी वजह से ये ब्लू हाइड्रोजन कहलाता है। ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? जो सोर्स होता है हाइड्रोजन गैस बनाने का वो रिन्यूएबल होता है, और जो एमिशन है वो भी नहीं होता है। एमिशन क्यों नहीं होता? क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से पानी के जो अणु हैं वो टूटते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में, तो तब ये जनरेट होता है। तो वहाँ पे जो बाई प्रोडक्ट है वो कुछ पोल्यूटेंट वगैरह नहीं होता है, तो ये ग्रीन हाइड्रोजन कहलाता है। बाकी पिंक हाइड्रोजन है, येलो हाइड्रोजन है, पूछेगा नहीं। ब्लैक, ग्रे, ब्लू और ग्रीन में अंतर बेसिक आपको पता होना चाहिए। तो ये अंतर पता हो गया, ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी पता हो गई मित्र। अब देखो चर्चा में क्या है। विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन रॉटरडैम नीदरलैंड में आयोजित किया गया। एक तो इतना ध्यान रखना है, और बाकी जो बेसिक्स है वो आपको बता ही दिया। इंडिया के कुछ टारगेट हैं, एक बार फिर से देख लो। 2047 तक इंडिया पूरी तरीके से एनर्जी इंडिपेंडेंट रहना चाहता है। नेट जीरो 2070 तक हासिल करेगा। मुझे नहीं याद आ रहा है कौन से एग्जाम में, यूपीपीसीएस में कहाँ पे पूछा है। नेट जीरो का मतलब उसने पूछा था क्या इंडिया ग्रीन हाउस गैसेस का या कार्बन एमिशन बिल्कुल नहीं करेगा, जीरो करना शुरू कर देगा क्या? इसका जवाब है नहीं। इसका जवाब ऐसे नेट जीरो का, इंडिया जितना एमिशन करेगा उतना ही रिन्यूएबल एनर्जी से या तो सेट ऑफ कर देगा, या उतना ही कार्बन कैप्चर कर लेगा, या उतना ही ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज करके उसको सेट ऑफ कर देगा। यानी जितना एमिशन किया उतना ही वो रिडक्शन कर दिया। तो जो बैलेंस है एमिशन वो कितना है, नेट एमिशन कितना होगा? जीरो। नेट एमिशन जीरो की बात की गई, नेट जीरो की बात की गई, जीरो की बात नहीं की जा रही, नेट जीरो की बात की जा रही। जितना आप उत्सर्जित कर रहे हैं उतना ही सिक्वेस्ट्रेशन करेंगे, उतना ही क्लीन टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे, उतना ही आप सेट ऑफ कर देंगे, ठीक है। दिस इज व्हाट नेट जीरो इज, ठीक है। ये 5 MMT टारगेट है इंडिया का 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के तहत। हाइड्रोजन निर्यात केंद्र कांडला, पारादीप, तूतीकोरिन। सवाल देख लो। With reference to India's participation in the World Hydrogen Summit 2025, consider the following statement। अब हम जब MCQ बनाते हैं, चाहे आरओ वाला भी क्यों ना बनाया हो, टॉपिक को ठीक से पढ़ते हैं, समझते हैं,
उसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं, शोध श्रृंखला आपको करवाया था, उस पैरामीटर्स पे शॉर्टलिस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनाते हैं। अब सीधे सीधे कैसे लोग क्वेश्चन बना लेते हैं मुझे आज तक नहीं समझ में आया, कैसे कॉपी पेस्ट मारते हैं आज तक नहीं समझ में आया। होगा उनका कुछ पैरामीटर, कुछ तो ऑब्जेक्टिव पैरामीटर रखो भाई। हर चीज़ पब्लिक नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपको फैकल्टी के चुनाव का किसी न किसी फैकल्टी से एक दिन मैं परमिशन लूँगा, अगर कभी इंटरव्यू लिया कि भाई तुम्हारी जो स्क्रीनिंग हो रही है क्या उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं, अगर उसने परमिशन दिया तो आपको शेयर करेंगे कि किस तरीके से उनसे हम बात करते हैं, कैसे किन किन प्रोसेस से उनको गुजारते हैं। अदरवाइज हम यूपी से ही ना ले लेते, हमें कर्नाटक और चेन्नई जाने की क्या ज़रूरत पड़ती। दूसरा, जब हम क्वेश्चन फ्रेम करते हैं उस पर जो चर्चा होती है ऑब्जेक्टिव तरीके से, मतलब इतना प्रोसेस डेमोक्रेटिक है कि कई बार लगता है कि डेमोक्रेसी दुनिया की हमारे ही सहारे चल रही है। ठीक है, तो खैर ऐसा है नहीं, बट डेमोक्रेटिक होना चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूशन में। अगर आप डेमोक्रेटिक नहीं रहेंगे तो वो सर्वाइव नहीं करेगा। मैं ही काबिल, फिर वो मुश्किल हो जाएगा। हर किसी को कहने का हक होना चाहिए टीम मेंबर को। तो विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ कथनों पर विचार करना है। पहला, इंडिया का जो नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का टारगेट है वो है कि 5 MMT या 5 मिलियन मीट्रिक टन 2030 तक प्रोड्यूस करना है एनुअली, हर साल। तो ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है कि द मिशन इंक्लूड्स एस्टेब्लिशिंग ग्रीन हाइड्रोजन एक्सपोर्ट हब्स एट द पोर्ट ऑफ कोलकाता, चेन्नई एंड मुंबई। आपको ऊपर दिखाया था तूतीकोरिन वगैरह था, ये तो था नहीं, तो ये गलत है। तूतीकोरिन था और कौन सा था भाई? पारादीप और कांडला। फिर अगला कहता है इंडिया हैज लॉन्च्ड अ ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेशन स्कीम एंड एग्जेम्प्टेड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट्स फ्रॉम एनवायरमेंटल क्लियरेंस। अब ये जितने स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, इसको आप ध्यान से अगर देखोगे तो आपको इसी स्टेटमेंट में कांडला, पारादीप और तूतीकोरिन जहाँ पे नहीं दिया हुआ है, वहीं पे एक फैक्चुअल आपको थोड़ा सा लगेगा कि यही वाला स्टेटमेंट शायद गलत हो सकता है। बाकी जितने भी स्टेटमेंट हैं उसमें आपको कोई दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि भाई प्रमाणन से, पर्यावरणीय मंजूरी से छोड़ दिए। भाई जब वो ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसको क्या एनवायरनमेंट पे उसका इम्पैक्ट होगा। तो ठीक है, मतलब आप कर सकते थे, इतना कुछ कठिन नहीं है। अगला जो सवाल है वो है बिग कैट अलायंस के बारे में, क्योंकि सवाल है दिल्ली में हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की पहली सभा हो रही है, फर्स्ट असेंबली ऑफ इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस इन न्यू दिल्ली। सबसे पहले समझ लो भाई बिग कैट होती क्या है। जगुआर देखा है कभी? स्नो लेपर्ड तो पक्का देखा होगा। गया है कोई उस एरिया में? तो ये सब जो है वो सब बिग कैट। कौन है बिग कैट? अभी बिग कैट अलायंस हुआ है। 16 जून 2025 को नई दिल्ली में पहली बार इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की सभा हुई, मेजबानी की गई। इसमें यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर कौन है? भूपेंद्र यादव। तो चेयरपर्सन वहीं रहेंगे। प्राइम मिनिस्टर तो आएगा नहीं हर चीज़ में शामिल होने के लिए। ठीक है, तो 2 फैक्ट क्लियर हो गया। पहला, बिग कैट अलायंस की समिट इंटरनेशनल वाले की कहाँ हुई? नई दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की? भूपेंद्र यादव, जो एनवायरमेंट मिनिस्टर भी हैं। कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ। किसने किसने भाग लिया? तो सिंपल सी बात है, जो ये कैट वाले एरियाज हैं, बिग कैट वाले एरियाज हैं, कंट्रीज हैं, वो पार्टिसिपेट करेंगे। तो भूटान, कंबोडिया, स्वाजीलैंड, गिनी, भारत, लाइबेरिया, सूरीनाम, सोमालिया, कजाकिस्तान। ठीक, अब देख लो बिग कैट अलायंस के बारे में। कब लॉन्च किया? 2023 में अप्रैल में। किसने लॉन्च किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। कब? अवसर कौन सा था? 50th एनिवर्सरी ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो ध्यान रखो, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया गया था। तो प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल हो गए 2023 में। 2023 में प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बिग कैट अलायंस शुरू किया। मेंबर कौन कौन से हैं? 95 बिग कैट रेंज कंट्रीज है, यानी जिन जिन राष्ट्रों में ये बिग कैट पाए जाते हैं या वो रेंज आता है उनका, उन सब ने मेंबरशिप ले ली है इसकी। ठीक, तो जो भी मेंबर कंट्रीज के बारे में पूछेगा कि बिग कैट अलायंस के ये मेंबर हैं, सबको मार्क कर देना यस। लेकिन ध्यान रखना, नई दिल्ली में जिन लोगों ने पार्टिसिपेट किया वो सिर्फ 9 कंट्रीज थे। इसका सवाल क्या बन सकता है इस पे? व्हेन वाज द इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस लॉन्च्ड? साल 2023। तो व्हेन वाज प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च्ड? 1973। व्हेन वाज प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च? 1992।
बिग कैट अलायंस में मेंबर कंट्रीज कौन कौन से हैं, सब मार्क कर देना है, यस। TX2 अवार्ड क्या है, जिसमें यूपीसीएस ने सवाल पूछा है। टाइगर की पॉपुलेशन दुगनी करने का लक्ष्य था साल 2020 तक, 20 तक या 22 तक, सेंट पीटर्सबर्ग में जो सबमिट हुआ था। बताओ, TX टाइगर की पॉपुलेशन दुगनी करने का लक्ष्य कौन से साल तक था, एनीवन? ठीक, तो 2022 था बच्चे बता रहे हैं, लेकिन यूपी ने पहले ही हासिल कर लिया था, इसलिए उसके टाइगर रिजर्व को पीलीभीत वाले को मिला था ना शायद TX2 अवार्ड, यूपी के दुधवा यस सर, पीलीभीत को मिला था। यस सर, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ठीक, TX2 ठीक, अवार्ड। आगे बढ़ते हैं। 8th ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2025 कहाँ हुआ, जिनेवा में हुआ। तो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे इसलिए बात हो रही है क्योंकि भारत का इस पे बहुत ज़्यादा जोर रहता है, डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे। अब इसका मतलब समझ लो, एक होता है, क्या होता है, एक होता है कि कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई क्राइसिस आ गई, तो हमेशा जो क्राइसिस है, जो एक्सीडेंट है, वो डिजास्टर में नहीं बदलता। डिजास्टर में बदलता है तब जब उसकी वजह से होती है नुकसान। इसलिए कोई घटना हो जाए, दुर्घटना हो जाए और डिजास्टर हो, दोनों में अंतर होता है। जान लो भूकंप आया, भूकंप को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, अर्थक्वेक। अर्थक्वेक आया, तो क्या अर्थक्वेक अपने आप में डिजास्टर है? जवाब है नहीं। जब अर्थक्वेक की वजह से, एक तरफ अर्थक्वेक आया म्यांमार में भी, दूसरी तरफ आया उधर बैंकॉक वगैरह, थाईलैंड वगैरह में भी, थाईलैंड के लोग बच गए, म्यांमार के लोग मर गए काफ़ी सारे। क्यों? म्यांमार के लिए आपदा साबित हुई, क्योंकि वहाँ के घर कमज़ोर थे, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कमज़ोर था, जबकि थाईलैंड का इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा बेटर था। तो जब बर्बादी होगी, तबाही होगी, तब वो होगा डिजास्टर। लेकिन इस डिजास्टर को कम किया जा सकता है, इस डिजास्टर को कम किया जा सकता है। कैसे? सबसे पहले इसमें होता है अर्ली वार्निंग सिस्टम, EWS के थ्रू। दूसरा, डिजास्टर कम किया जा सकता है कैसे? जल्दी, बहुत जल्दी, क्या, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करके, इवैक्यूएशन करके, और भी लास्ट में उनका रिहैबिलिटेशन करके, ये सारी चीज़ें कम हो सकती हैं। सबसे महत्वपूर्ण पिलर है अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिस पे हर कोई काम करता है। इसको अगर परमानेंटली डील करना है तो फिर क्या करना है, डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। यानी कि भूकंप आता रहे, मंजिल हिलती रहे। वीडियो में दिखा होगा, स्विमिंग पूल का पानी 10वीं मंजिल पे नीचे गिर रहा था, लेकिन वो बिल्डिंग नहीं गिरी। तो यही सब हिस्सा होता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन में। उम्मीद है तुमको समझ में आया होगा। कहाँ हुआ? जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। कब हुआ? 2 से 6 जून 2025। थीम क्या था? एवरीडे काउंट्स, एक्ट फॉर रेजिलियंस टुडे। ठीक है, क्वेश्चन क्या बन सकता है? व्हाट वाज ऑफिशियल थीम ऑफ 8th ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन? क्या था ऑफिशियल थीम? ऑफिशियल थीम था एवरीडे काउंट्स, एक्ट फॉर रेजिलियंस डे। डिजास्टर रिस्क, मैंने कहा इसको कम करना है तो रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा। तो रेजिलियंस शब्द यहाँ पे है, टुडे, एवरीडे काउंट्स, तो कॉमन सेंस से आप इसको मार्क कर सकते हो। आगे बढ़िए। प्रधानमंत्री ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की अध्यक्षता की। मुझे समझ में नहीं आता है ये इंटरनेशनल में क्यों डाल दिया। मैंने जो मार्क किया था, इंडियन टॉपिक को कवर करो नेशनल में, इंडियन टॉपिक को कवर करो इंटरनेशनल में, कैटेगराइज किया था। अब हमारा मैंडेट जो है, मैं अगर आपको दिखाऊं, ये आपको बताना जरूरी, इसलिए ज़रूरी है, थोड़ी सी ट्रांसपेरेंसी रहेगी और आप भी उसी तरीके से पढ़ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और कोई कॉपी करना चाहेगा कोचिंग वाला तो वो भी कर सकता है। सबसे पहले हम टॉपिक को कैटेगराइज करते हैं। दिख रहा है स्क्रीन? ठीक है, सबसे पहले कैटेगराइज करते हैं कि जो भी न्यूज़ हैं उनको इंटरनेशनल में, नेशनल में, स्पोर्ट में, स्कीम में, किस में कवर करना है। फिर टॉपिक के नेम और उनके बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, PYQ को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले PYQ लगाना है। फिर उस PYQ में कैसे स्टेटमेंट पूछे गए उसके हिसाब से ब्रीफ इंफॉर्मेशन रिलेटेड PYQ के साथ में। फिर पॉइंट वाइज ब्रीफ डिटेल उस टॉपिक के बारे में। फिर उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी विजुअल है वो, ऑथेंटिक जो सोर्स है, PIB है, गवर्नमेंट स्कीम है, न्यूज़पेपर है, लीडिंग न्यूज़पेपर, वो। और फिर क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं उस पर, वो। या फिर मैंने बोल के रखा है टीम मेंबर को कि या तो क्वेश्चन बनाओ या सिंपली उसको 4-5 लाइन में पूछ लो कि भाई, जैसे मान लो एक्जिम मिशन का एग्जांपल मैं दे रहा था कि भाई एक्जिम मिशन कब लॉन्च हुआ, किसने लॉन्च किया, भारत का कौन उससे संबंधित था, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है भारत के मिशन के बारे में। तो इस तरीके से अगर करेंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मतलब
हर काम करने का पद्धति होता है, एक ऑब्जेक्टिव फिनोमेना होता है। अगर आप ऑब्जेक्टिव तरीके से काम नहीं करेंगे, अपने लिए उद्देश्य नहीं डिसाइड करके रखेंगे, तो वो काम फिर बहुत हैफाजर्ड हो जाता है। तो अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो तो पहले प्रायोरिटाइज कर लो थोड़ी देर के लिए, आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कैसे कवर करना है, कैसे नहीं कवर करना है, ठीक है ना। फिर टारगेट सेट करो, फिर उसके हिसाब से काम करो, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। तो गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता वैसे इंटरनेशनल में नहीं आना चाहिए, गलती होगी टीम मेंबर से, बट फिर भी देख लो। नीति आयोग जो है उसके चेयरपर्सन कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर होते हैं। कुछ चीफ मिनिस्टर्स ने आने से मना कर दिया था, इसलिए न्यूज में था, इसलिए इसको पूछा। थीम क्या था? विकसित राज्य विकसित भारत 2047। नीति आयोग बहुत सारी रिपोर्ट जारी करती है, उसको हम स्कीम वाले उसमें टॉपिक में शामिल करेंगे, तो परेशान मत हो, ठीक। एमसीक्यू क्या बन सकता है इसके थीम को लेकर के? 10वां गवर्निंग काउंसिल था, इस पे ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी कौन सी रिपोर्ट नीति आयोग जारी करता है वो उसमें रिपोर्ट में डालेंगे। 46वां आसियान शिखर सम्मेलन। आसियान के बारे में हमने बेसिक बात कर दी है, लेकिन इसका 46 शिखर सम्मेलन हुआ है, तो समझ लो कहाँ पे हुआ है। 26-27 मई कोलालमपुर में हुआ है। कोलालमपुर कहाँ पे है? मलेशिया में। मलेशिया के प्रधानमंत्री कौन है? अनवर इब्राहिम है, ठीक है। पहले एक बदमाश वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर था, कौन सा गुलाम करके, वो बदमाश था। इंडिया के साथ में काफ़ी संबंध खराब हो गए थे, जो कि प्रो पाकिस्तान था, लेकिन अभी फिलहाल के लिए संबंध ठीक ठाक है। थीम क्या था? इंक्लूसिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी। इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। कोलालमपुर डिक्लेरेशन भी 2045 के लिए अपनाया गया। ऐसे आसियान के बारे में ऑलरेडी हमने बात कर ली है। संभावित सवाल क्या बन सकता है? व्हिच कंट्री चेयर्ड द 46th आसियान समिट 2025? इसका आंसर है मलेशिया। पहला तो ध्यान रखना 46 है, कौन होस्ट था? मलेशिया। कहाँ हुआ? कोलालमपुर में। कौन सा घोषणा अडॉप्ट किया गया? जो भी 2045 के लिए उनका विजन है। थीम क्या था? उसका थीम था भाई इंक्लूसिविटी सस्टेनेबिलिटी, ठीक। अब G7 समिट के बारे में बात कर लेते हैं। कौन सा G7 समिट था? G7 समिट पे मैंने एक वीडियो छोटा सा बनाया था, उसको आप देख लेना, क्योंकि उस पे G7 के बारे में सारी बातें कवर की गई हैं, बट फैक्ट कुछ नए इमर्ज होके आए हैं जिनको देखना जरूरी है। कौन सा G7 समिट था? तो 51st G7 समिट था, 51वां 51st। कहाँ पे हुआ? अल्बर्टा कनाडा में। ऑलरेडी इस पे सवाल पूछा जा चुका है। PYQ लगाया है क्या टीम में? लगाया होगा, नहीं लगाया, कोई बात नहीं। तो G7 इसलिए चर्चा में है क्योंकि G7 में लग रहा था कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को कनाडा में इनवाइट नहीं किया जाएगा ड्यू टू स्ट्रेंड टाइज बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। लेकिन जस्टिन ट्रूडो की विदाई हो चुकी थी। नए जो प्रधानमंत्री वहाँ के थे, मार्क कार्ने, वो थोड़ा सा प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स देख रहे हैं, प्रैग्मेटिक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी देख रहे हैं। इसकी वजह से दूसरा, जो G7 के बाकी कंट्रीज थे उन्होंने प्रेशराइज किया हुआ कि इंडिया इतना मेजर हमारा पार्टनर है, उसको तो बुलाना ही पड़ेगा, तो इसलिए इंडिया को इनवाइट किया गया और प्राइम मिनिस्टर वहाँ गए भी। तो कहाँ गए? अल्बर्टा कनाडा में गए। कौन थे वहाँ के होस्ट प्राइम मिनिस्टर? मार्क कार्ने, ठीक है। और G7 के बारे में बहुत डिटेल में मैंने बात किया है, 7-8 मिनट में बहुत अच्छे से फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दी है। उस वीडियो को मैं शेयर कर दूंगा, आप लोग देख लेना। अब देखो आगे 52वां या 52nd जो G7 समिट होने वाला है वो कहाँ होगा, कब होगा? वो होगा फ्रांस में। प्लेस कौन सा होगा? एवियन लेस बेंस होते सावे, ठीक है। फ्रेंच वर्ड में आर नहीं होता ज़्यादा, ठीक है, तो इससे भी एलिमिनेट कर सकते हो। कोई अगर गलत सलत कोई जगह का नाम हो, उसमें रा आर इस तरीके से हो, तो उसको कहते हैं भाई फ्रेंच वर्ड है ही नहीं, तो होगा ही नहीं, तो गलतियां पकड़ सकते हो आप। आगे देखो, मतलब प्रोनाउंसिएशन में आर नहीं होता है, स्पेलिंग में तो लिखा जा सकता है, प्रोनाउंसिएशन उनका आर से नहीं होता। अगला क्या है? G7 में मेंबर कंट्रीज कौन से हैं? कनाडा, यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ये लोग हैं। और EU कंट्रीज। रूस को 2014 में क्रीमिया हड़पने के जुर्म में उसको निकाल दिया गया था। क्रीमिया कौन सा हिस्सा कहाँ पड़ता है? यूक्रेन का हिस्सा हुआ करता है एक ज़माने में, ठीक। किसको किसको इन्वाइट किया G7 में? इन्वाइटी कंट्रीज कौन कौन से हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका, यूक्रेन, ठीक, ये मेजर कंट्रीज थे। G7 के बारे में जान लो। 1975 में 1975 में इसको एस्टेब्लिश किया जाता है। शुरुआत में सिर्फ 6 कंट्रीज थे। कनाडा ज्वाइन करता है 1976 में, उस समय G7 हो गया। बाद में ये जो है रूस, वो भी शामिल होता है 1998 में, चूँकि सोवियत संघ का विघटन हो गया होता है और रूस जो है कैपिटलिज्म के मॉडल पे आगे बढ़ रहा होता है। तो पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोव, आपको रिफॉर्म पता ही होगा। तो रूस जब आता है तो G8 हो जाता है, लेकिन बाद में 2014 में रूस को हटा दिया जाता है, ठीक। क्वेश्चन क्या बन सकता है?
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग G7 समिट। कह रहा है 51st G7 समिट कहाँ हुआ? कनाडा में हुआ, लेकिन नाम दे रहा है, नाम क्या दे रहा है? कनान्स्किस। गलत है, एक्चुअली हुआ है अल्बर्टा में। कहाँ हुआ G7 समिट? सही है ना? ओके, सही है, माफ करना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है इंडिया G7 का मेंबर है, इंडिया G7 का मेंबर नहीं है, इनवाइटी कंट्रीज था। तीसरा कह रहा है G7 समिट जो है 1975 में एस्टेब्लिश किया गया था, जितने भी मेजर इंडस्ट्रियल पावर थे, स्पेशली अमेरिका के जो दोस्त वगैरह थे, उनको मिला करके। तो ये भी सही है, ठीक। तो 1 और 3 आंसर सही है, ठीक। आगे देखिए, सांग्रीला डायलॉग। आपको पता है सांग्रीला डायलॉग और रायसीना डायलॉग दोनों पे सवाल आ चुका है, तो आपको सांग्रीला के बारे में पता होना चाहिए। अब सांग्रीला डायलॉग कहाँ हुआ? वहीं जहाँ हमेशा होता है, सिंगापुर का एक होटल का नाम है। तो मई जून में हुआ, 30 मई से 1 जून के बीच में। इसका थीम हमेशा इंपॉर्टेंट होता है, इसका थीम देख लेंगे। क्या थीम था इसमें? थीम नहीं लिखा क्या भाई? तो सांग्रीला डायलॉग का जो थीम था वो क्या था इस बार? इंश्योरिंग स्टेबिलिटी इन अ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड। ठीक है, एक बार थीम देख लेना, इसमें ऐड ऑन कर देंगे हम, ठीक है। तो थीम इंपॉर्टेंट होता है हमेशा। तो ये हो गया भाई। अब जनरल जो हमारे CDS हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अनिल चौहान जी ने, और वहाँ पे स्पीच भी दिया था, इंटरव्यू भी दिया था। तो किसने पार्टिसिपेट किया भारत की तरफ से? किस आर्मी या पर्सनल या फिर डिफेंस ऑफिसर ने पार्टिसिपेट किया? तो उनका नाम है जनरल अनिल चौहान, जो CDS हैं फिलहाल के लिए। इस पे सवाल क्या बन सकता है? भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा है? तो आंसर है चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान, जो कि ऑपरेशन सिंदूर के जस्ट बाद हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नाटो समिट के बारे में देखते हैं। अब नाटो समिट क्या है? 24-25 जून 2025 को हुआ। ये डेट नहीं पूछेगा, इतना टिपिकल तो नहीं पूछेगा। कहाँ पे हुआ? हेग, नीदरलैंड में हुआ। ये पहली बार है जब नीदरलैंड ने नाटो की मेजबानी की। अगला नाटो समिट कहाँ पे होगा? तुर्की अंकारा में होगा। इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको। नाटो का गठन 1949 में हुआ था। अमेरिका के बारे में एक कहावत है कि अमेरिका जो है ना, एक्सेप्शनलिज्म के मॉडल को अपनाता है। अमेरिका किसी का सगा नहीं है। दुनिया जानती है अमेरिकन प्रेसिडेंट ने स्टालिन की कितनी खुशामद की थी, अकेले जहाज पे मिलने से लेकर के अटलांटिक ओशियन में। और रूस का वो कौन सा इलाका था जहाँ पे 4-5 दिन हफ्ते भर पड़े रहे थे रूस अमेरिकन राष्ट्रपति, और ये अपने क्या नाम, विंस्टन चर्चिल। कौन सा जगह था रूस का जहाँ पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे सबमिट किया था इन तीनों लोगों ने? तो रूस पे इतना ज़्यादा रिलाई किया, लेकिन जैसे ही अमेरिका को लगा कि रूस की हेजेमनी बढ़ती जा रही है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोल्ड वॉर शुरू कर दिया और नाटो इस्टेब्लिश कर दिया। तो फिलहाल के लिए नाटो का इस्टेब्लिशमेंट होता है कोल्ड वॉर के टाइम पे रसिया के खिलाफ, सोवियत संघ के खिलाफ 1949 में वाशिंगटन ट्रीटी के तहत, जिसमें कलेक्टिव सिक्योरिटी एग्रीमेंट का प्रोविजन है, एक पे हमला सब पे हमला। किसी भी एक कंट्री पे अगर आक्रमण होता है नाटो के, तो उनके चार्टर में लिखा है कि हर राष्ट्र मिलकर के अटैक करेगा। यही वजह है कि 9/11 जब घटना होती है तो सभी राष्ट्र, जितने भी नाटो कंट्रीज थे, उन्होंने अपने सैनिक भेजे थे अफगानिस्तान में। तुर्की इससे बचता रहा था, लेकिन तुर्की ने भी सप्लाई में मदद किया था। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसल्स, बेल्जियम में। कितने मेंबर कंट्रीज हैं? 32। सबसे लेटेस्ट नाटो कंट्री कौन सा है मुझे बताना। इंडिया बिल्कुल नाटो का मेंबर नहीं है। यूक्रेन बनने की कोशिश कर रहा था, तो रूस ने कहा नहीं बनने देंगे। 2 साल से 3 साल से देख रहे हैं, अब 2022। तो नाटो शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया था? इसका आंसर है द हेग, नीदरलैंड, और पहली बार वहाँ आयोजित किया गया था। ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। नॉन परमानेंट मेंबर यूएनएससी की, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, कुछ चुने गए हैं। एक्चुअली उसमें बदनाम पाकिस्तान भी है साथ में, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो कौन कौन से उसमें? इसके पहले पाकिस्तान को चुना गया था, पाकिस्तान सर्विंग चल रहा है। 26-27 के लिए जो चुने गए हैं वो हैं बहरीन, कोलंबिया, कांगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लातविया और लाइबेरिया। तो ध्यान रखना इनके नाम। और पिछले साल पाकिस्तान के साथ जो चुने गए थे उनके नाम भी ध्यान रखना। कौन कौन से राष्ट्र थे बताओ पाकिस्तान के साथ? पाकिस्तान के साथ और कौन से राष्ट्र चुने गए थे, उनके नाम ध्यान रखना। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 1945 में एस्टेब्लिश हुआ, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है, अमेरिका में है।
बाकी सब पता ही है। 10 मेंबर नॉन परमानेंट होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं। 5 परमानेंट मेंबर के नाम आपको पहले से पता है, ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर के पास सारे राइट्स होते हैं सिवाय वीटो पावर को छोड़ करके। 2026 के लिए पहली बार, मतलब 26-27 के लिए 2 साल की मेंबरशिप होती है ना, पहली बार कौन से राष्ट्र को चुना गया है नॉन परमानेंट मेंबरशिप के लिए यूएनएससी के? उसका आंसर क्या होगा? लातविया। अगला है, यूनाइटेड नेशन ने 2026 को कौन सा इंटरनेशनल ईयर डिक्लेयर किया? आपको पता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट पे सवाल पूछ चुका है, अगर आप लोगों को पता होगा। साल 2023 में पूछा था इंटरनेशनल ईयर किसे डिक्लेयर किया गया, कौन सी फसल को? 23 में पूछा था इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट पूछा गया है। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ विमेन भी निश्चित तौर पे, विमेन फार्मर, माफ करना, विमेन फार्मर पे को डेडिकेट किया है यूनाइटेड नेशन ने 2026 का साल। मैं आपको बता दूं कि जो गांव होते हैं ना, गांव में विमेन का एम्प्लॉयमेंट या विमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो 70% से भी ज़्यादा बढ़ गया है, मतलब रहता है। क्यों? क्योंकि महिलाएं खेती किसानी में ठीक ठाक पार्टिसिपेट करती हैं, पुरुष उनकी तुलना में गाँव में काम कम करते हैं, क्योंकि उनका माइग्रेशन होता है, बाकी कामों में भी इन्वॉल्व होते हैं। तो महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर करती हैं, फार्मर हैं, लेकिन उनके वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता है। तो इसमें थीम क्या है कि भाई महिलाओं को जो खेती में काम कर रही हैं, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं, उसको रिकॉग्नाइज किया जाए। इसलिए 2026 को विमेन फार्मर के को डेडिकेट कर दिया है। एम्पावरिंग विमेन इन एग्रीकल्चर फॉर फूड सिक्योरिटी। फूड सिक्योरिटी के लिए महिलाएं एक बड़ा रोल निभा रही हैं, इसलिए उनको डेडिकेट किया गया, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना है आपको। गांव में तो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं महिलाएं। जमीन है सिर्फ 8%, लेकिन गांव में 70-80% महिलाएं खेती में लगी हुई हैं। प्रॉपर्टी उनके नाम पे नहीं है, बट काम कर रही हैं, ठीक। पति के लिए, पति प्रदेश चला गया है, खेती किसानी करनी पड़ेगी। संयुक्त राष्ट्र ने किस साल को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया? ये सवाल पूछा जाएगा 2026, ठीक है मित्रों। ये चागोस वाला, इस पे तो पिछले साल भी मैंने लेक्चर लिया था। तो आपको पता है आर्किपेलागो क्या होता है? कई सारे आइलैंड मिलकर के द्वीप समूह बनाते हैं, उनको बताते हैं आर्किपेलागो बोलते हैं। उन्हीं में से एक आइलैंड है छोटा सा, जिसको बोलते हैं डियागो गार्सिया, ठीक। तो हुआ क्या कि एक ज़माना था जब सब कुछ यूनाइटेड किंगडम का हुआ करता था, ठीक है। तो सब कुछ ब्रिटेन का हुआ करता था, तो ये भी उसी का था, सब गुलाम थे। तो उसने क्या किया, अमेरिका को कुछ हिस्सा दे दिया कि भाई चलो तुम मजे करो, अपने सैन्य अड्डा बना लो। सारे देश आज़ाद हो गए। यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी भी बनी, उस एजेंसी का नाम बताना मुझे, जिसका उद्देश्य था पूरी दुनिया में डीकोलोनाइजेशन या उपनिवेश को ख़त्म करने की जिम्मेदारी थी, मुक्त करना था उपनिवेश से दुनिया को। लेकिन हुआ क्या कि वो जो ज़मीन था, वो जो सॉवरेनिटी थी, संप्रभुता थी, वो मॉरिशस की थी, उस आर्किपेलागो पे। लेकिन ब्रिटेन ने उस पर कब्जा करके रखा था और उसने किराए पे, लीज पे दे दिया था संयुक्त राज्य अमेरिका को, यूनाइटेड स्टेट को। अब यूनाइटेड स्टेट और यूके, यूनाइटेड किंगडम इतने ताकतवर हैं कि मॉरिशस उनसे लड़के कभी जीत नहीं सकता था। तो मॉरिशस चला गया इंटरनेशनल कोर्ट में, चला गया। इंटरनेशनल कोर्ट ने कहा कि भाई सॉवरेनिटी तो मॉरिशस की है, आप उसको वापस कर दो। मॉरिशस के हक में फैसला सुनाया, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन राजी नहीं हुए कि कैसे हम तुमको मतलब वापस कर दें। उसमें भारत ने बहुत बड़ा रोल निभाया, जिसमें अमेरिका ने ऑफिशियली थैंक यू बोला। भारत ने रोल कैसे निभाया? मतलब ऐसा भारत ने कभी नहीं बोला कि मैंने ये रोल निभाया। भारत ने कहा हाँ हाँ अच्छी बात है, लेकिन भारत ने क्या किया कि अमेरिका से, यूके से और मॉरिशस से बात किया। मॉरिशस से बोला देखो तुम उनको ज़बरदस्ती हटा नहीं पाओगे। यूके से बोला देखो सॉवरेनिटी तो मॉरिशस की है, गुलाम तुम किसी को रख नहीं सकते, तो तमीज़ में रहो। मॉरिशस की सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर लो, अमेरिका को बोला इंडिया ने, यूके को बोला। तो इन दोनों ने कहा ठीक है, मॉरिशस की सॉवरेनिटी हम डियोगो गार्सिया जो है इस पे सब पे हम सॉवरेनिटी एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो पूरा इलाका है यहाँ पे चागोस डियोगो गार्सिया का पूरा इलाका, वो मॉरिशस का हम ऐसा मान ले रहे हैं, लेकिन हम अपना सैन्य अड्डा नहीं हटाना चाहते हैं। तो इंडिया ने कहा कोई बात नहीं, तुमको हम लीज पे दिलवा देते हैं, जैसे तुम रह रहे थे वैसे रहो, तुम्हारी स्टेटस में कोई अंतर नहीं आएगा, लेकिन ये मालिकाना हक मॉरिशस का तुम एक्सेप्ट कर लो। तो एक्सेप्ट कर लिया। तो बीच का रास्ता, मध्यम मार्ग इंडिया ने एक हिसाब से मध्यस्थता करवा दी, ऐसा है। तो सवाल क्या पूछेगा कि डियोगो गार्सिया जो मिलिट्री बेस जहाँ पे यूएस का है, किसका पार्ट है, कौन से राष्ट्र में आता है? तो उसका आंसर है मॉरिशस। कौन से आर्किपेलागो में आता है? तो उसका आंसर है चागोस।
उसका मालिकाना हक मॉरिशस के पास ही है, ध्यान रखना इस बात का। यूके साइन डील टू हैंड सॉवरेनिटी ऑफ द डिस्प्यूटेड चागोस आइलैंड टू मॉरिशस, ये साइन कर दिया, ठीक है। उम्मीदें समझ जाओगे। फैक्ट क्या है, चागोस आर्किपेलागो है जो द्वीप समूह है, उसके अंदर एक छोटा सा द्वीप है जिसका नाम है डियोगो गार्सिया। वहाँ पे यूनाइटेड स्टेट का मिलिट्री अड्डा है, मिलिट्री स्टेशन है, जिसको कि यूके ने लीज पे दिया हुआ है अमेरिका को। तो यूके के कंट्रोल में अभी तक था, लेकिन देश जिससे बिलोंग करता है वो था मॉरिशस। मॉरिशस को ये हैंड ओवर नहीं कर रहे थे, तो चला गया आईसीजे में। आईसीजे ने कहा मॉरिशस को हैंड ओवर कर दो, उसका मालिकाना हक है। यूके और अमेरिका नहीं मान रहे, तो भारत ने मध्यस्थता कराया, सॉवरेनिटी यानी स्वामित्व दे दिया मॉरिशस को, लेकिन कब्जा बना रहेगा यूके का और वो किराए पे दे देगा अमेरिका को, ठीक है, ऐसी बात है। आर्मेनिया अजरबैजान फाइनल पीस एग्रीमेंट, तो अंकल सैम ने समझौता करवा दिया इन दोनों के बीच में कि लड़ो मत मरो मत। और यहाँ पे एक छोटा सा जगह है नरोनो काराबाग, ये है नरोनो काराबाग पे अजरबैजान का कब्जा था, लेकिन इसकी जो पॉपुलेशन थी वो किसकी थी, पॉपुलेशन थी आर्मेनियाई मूल की। तो यहाँ के लोग कहते थे मुझे आर्मेनिया में मिलना है। कुछ हिस्सा आर्मेनिया के कब्जे में चला भी गया था युद्ध में, लेकिन अजरबैजान ने टर्की की मदद से बहुत तगड़ा हमला किया आर्मेनिया के ऊपर और उसको लगभग परास्त कर दिया और वापस से नगोनो कराबाग को कब्जा में ले लिया। रूस के साथ आर्मेनिया का एक एग्रीमेंट है कलेक्टिव सिक्योरिटी का, लेकिन उसके बावजूद भी रूस उसको बचा नहीं पाया, क्योंकि रूस यूक्रेन के साथ युद्ध में उलझा हुआ था। और अजरबैजान ने देखा ये बहुत अच्छा मौका है, तो उसने हमला कर दिया। अजरबैजान ने पाकिस्तान को भी मदद की है ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में। तुर्की का वो क्लाइंट स्टेट है, जैसे पाकिस्तान चाइना का क्लाइंट स्टेट है, तो अजरबैजान, टर्की और पाकिस्तान एक अलायंस बनाते हैं। बहुत स्वाभाविक है कि इंडिया आर्मेनिया के साथ सिंपैथी शो करे, इसीलिए इंडिया ने आर्मेनिया के साथ अपने संबंध को बढ़ाना शुरू कर दिया। समझना क्या है, क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में फाइनल डील हो गई है। ये अंकल सैम बैठे हुए हैं, इन्होंने दोनों को मिला दिया है और आर्मेनिया मार खा के चुप हो गया है और नगोनो कराबाग अजरबैजान के कब्जे में है। और ये अजरबैजान जो है ना, ये टर्की का पिट्ठू है, ठीक है। बस इससे ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ये सब देखो आ चुका है PYQ भाई, ये देखो है ना, सवाल पूछा गया नगोनो कराबाग के बारे में, तो हमने भी फ्रेम कर दिया। कर लेना सॉल्व इसको। बिमस्टेक पे बात करें थोड़ा सा आज, और बात करें या रहने दें भाई, थक गए होगे तुम लोग, हाँ बोलो मित्रों। अपने को लेंथ भी कवर करना है, अपने को क्वालिटी भी इंश्योर करनी है, अपने को क्वेश्चन भी दिखाना है, तो इट टेक्स टाइम, गुड थिंग्स टेक्स टाइम। आज रहने देते हैं, कल करते हैं इस घोषणा के साथ कि कल आपका सीसेट का ओरिएंटेशन सेशन है और बुकलेट से रिलेट कर लो। मैंने वही मतलब मोस्टली चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं इंसेंट के बुकलेट की रिकॉर्डिंग में, मोस्टली चीज़ें 75% से ज़्यादा कवर कर ली हैं। कुछ बहुत चिल्लर फैक्ट्स हैं जिनके पूरे में पूछा नहीं जाएगा, तो आप अगर वीडियो भी काफ़ी देख लोगे तो भी काफ़ी है, ठीक है। बुकलेट बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, बुकलेट से नहीं आएगा तो किसी के बुकलेट से नहीं आएगा। रिकॉर्डिंग जो है, रिकॉर्डिंग में मर्यादा ये होती है कि हर छोटी चीज़ को नहीं शामिल कर सकते, ठीक है, नहीं तो फिर वो 10 घंटे का वीडियो बनेगा। तो 75% चीज़ें लगभग हो ही जाता है, तो बुक रिकॉर्डिंग भी पर्याप्त है। 70 पेज है अनामिका बुकलेट में, 70 पेज, मॉडर्न में भी 70-80 पेज ही रहेंगे। बुकलेट बड़ी नहीं रखते, इसीलिए समय लग रहा है क्योंकि अननेसेसरी चीज़ें जो PYQ के थीम पे फिट नहीं बैठती उनको हटा देते हैं, ठीक है। समय इसी बात का लगता है, अदरवाइज तो कॉपी पेस्ट मारने में क्या समय किसको लगता है, ठीक है। तो ठीक है, कल सीसेट के लिए प्रबंध कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं, और ओरिएंटेशन सेशन देखिए। अभी वो सर ये Thank you, sir, नेशनल for giving us such a great content. सर नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स 10 तारीख तक हो सकता है? कोशिश करेंगे भाई, वादा तो नहीं कर सकते, कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी अपने को बहुत जिम्मेदारी है। अपने पास ज्योग्राफी और एनवायरनमेंट पढ़ा है पढ़ाने के लिए। देखो जुबान साथ नहीं दे रही, एनर्जी लेवल इतना डाउन हो रहा है। दूसरा कैसे है, दिक्कत यह है कि जो टेस्ट हो रहा है, सबसे बड़ी चुनौती क्या आ रहा है हमारे सामने, कि जो टेस्ट हो रहा है डेली टेस्ट हर टॉपिक पे हो रहा है, यानी कि जितने भी विषय हैं उसके हर टॉपिक पे हम क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हैं। रोज क्वेश्चन भले 40-50 ही फ्रेम हो रहा हो, लेकिन उस क्वेश्चन को बनाने में ना बहुत समय जा रहा है। क्यों समय जा रहा है, पूरा PYQ देखना है, उसको PYQ को सारा PYQ भी इनकॉर्पोरेट करना है, प्लस जहाँ पे गैप है उस गैप वाले हिस्से में भी क्वेश्चन फ्रेम करना है। तो इतना समय ले रहा है कि टीम मेंबर एग्जॉस्टेड है, क्योंकि उसमें PYQ वाले PYQ पे काम कर रहे हैं, फ्रेश क्वेश्चन फ्रेम करने वाले उस पर कर रहे हैं, मीटिंग खेलते रहते हैं,
फिर पता चलता है कि हिंदी इंग्लिश करना होता है, प्रूफ रीडिंग करना होता है, फॉर्मेट में डालना होता है, डिजाइन करना होता है, अपलोडिंग के लिए अलग टेक मेंबर है। तो इतने सारे लोग लगे हुए हैं, पूरे टीम मेंबर सिर्फ वो एक दिन का जो रोज का जो टेस्ट है ना उसको बनाने में उनकी जान जा रही है। 77 टेस्ट हैं, आपको पता है। तो कॉपी पेस्ट करना नहीं है, और 10 टेस्ट 15 टेस्ट फुल लेंथ कॉपी पेस्ट मार के चैट जीपीटी से आपको दे देंगे, वो फ्रॉड करना नहीं है। अंत में पूरा सिलेबस कवर करना है ताकि आपको एग्जाम में आ सके, उस टॉपिक से आ सके, उससे रिलेटेड आ सके, वो प्रयास है। तो मौलिक प्रयास करने में समय लगता है, ठीक है। तो ये सारी प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं। इसकी वजह से कुछ लोग होते हैं ना, जिनको कुछ लोग कैसे हैं ना कि उनको ईश्वर ने अभिशाप दिया हुआ होता है कि उनको ना तो अच्छाई में बुराई में अंतर समझ में आता है, ना ही वो अंतर कर पाते। कुछ लोग 10-15 टेस्ट फुल लेंथ का फ्रॉड जो मार्केट में चल रहा है उसी को समझते हैं आत्मज्ञान। उनको ये नहीं समझता है कि सिलेबस, इसलिए मैं इसका नाम बदल के पेटेंट करवाने वाला हूँ। ये टेस्ट सीरीज नहीं, लर्निंग सीरीज है। हम टेस्ट सीरीज नहीं चला रहे हैं, हम लर्निंग सीरीज चला रहे हैं, क्योंकि हम इससे आपको कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहे हैं, हम आपको इससे सिखा रहे हैं। हम टेस्ट कहाँ ले रहे हैं आपका? हम तो कह रहे हैं कि भाई आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो भी आप सॉल्व करो टॉपिक वाइज। हर टॉपिक पे इतने पर्याप्त क्वेश्चन है, इतने क्वालिटी क्वेश्चन है कि इससे आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, कहीं से और करने की जरूरत नहीं। सीधा क्वेश्चन नहीं आएगा तो उस कॉन्सेप्ट पे, उस टॉपिक पे आ जाएगा। हम आपको 10 टेस्ट 12 टेस्ट का फ्रॉड नहीं करवा पाएंगे। तो जब वो इतना टाइम ले रहा है तो बाकी जो प्रयास हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी तो कंप्रोमाइज होंगे ना। अब बुकलेट भी बन रहा है, साथ में उसकी रिकॉर्डिंग भी करनी है, करंट अफेयर के लेक्चर भी लेने हैं। इतने ज़्यादा लोग टीम में लगे हुए हैं कि स्थिति ये है, अब ये कहना नहीं चाहिए ना तुम लोगों को क्या रोंदू है रोता रहता है, कि जब चूंकि मेंस वालों से कोई कंट्रीब्यूशन लिया नहीं गया इस संस्था के द्वारा, जितने भी एग्जिस्टिंग स्टूडेंट थे उनको फ्री एक्सेस दिया गया, और जो टेस्ट सीरीज है उसकी कॉस्ट भी इतनी ना के बराबर है, फिर अस्तित्व प्लस में इतने सारे प्रयास, बुकलेट, लेक्चर, 50 चीज़ें, कि जो कॉस्ट बेनिफिट रेशियो है या जो जितने रेवेन्यू आने चाहिए ताकि संस्था सर्वाइव कर सके वो नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी प्रैक्टिकल चुनौतियां हैं जिसको फेस कर रहा है इंस्टीट्यूट। बट ठीक है, अब सर्वाइव करना है तो करना है, तो थोड़ा सा धैर्य रखो, पढ़ते रहो, जितनी चीज़ें हो जा रही है उतना कर लो, और क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। 1-2 दिन 4 दिन अगर इधर उधर हो जा रहा है तो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लिया करो, नाराज मत हुआ करो, ठीक है। सर टेस्ट की क्वालिटी बहुत Sir? अच्छी है। Sir, I'm not able to access the group. It is showing boost this group. क्यों, तुम्हें किसी मेंबर ने बैन कर दिया क्या? कोई बदमाशी की थी तुमने क्या? No, sir. No, sir. मैसेज कर देना योर मैत्री वाली आईडी पे, आप ग्रीवांस अपना कर लेंगे आप। Okay, sir. बोलो भैया, Thank और you. कोई मित्र? थैंक यू सर। सर बोल भाई। कह रहा था टेस्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है सर। मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का दिया सर, हालत खराब हुई करने में। नहीं, टफ नहीं बना रहे हैं हम, वैसे ही पैटर्न पे बना रहे हैं जिस पैटर्न पे आ रहा है। हमारी कोशिश क्या है, उद्देश्य मैंडेट सीधा है, मैंडेट क्लियर है भैया। मैंडेट ये है कि जितने भी टॉपिक हैं और जितने भी एरियाज हैं सब कुछ हमारे क्वेश्चन में कवर हो जाए, प्लस पीवाईक्यू भी उसमें कवर हो जाए, तो स्टूडेंट को न तो पीवाईक्यू करना पड़े टेस्ट के बाद, ना स्टूडेंट को कुछ पढ़ना पड़े, बेसिक बस खाली 3 के बुकलेट देखना है, देख लिया, रिकॉर्डिंग सुनना है, सुन लिया, खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से कवर कर रहे हैं। हर टॉपिक पे 40-45 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन बन रहे हैं, 77 टॉप टेस्ट, तो लगभग 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन हो गए, प्लस इन क्वेश्चन में 4-4 पीवाईक्यू को हमने एक क्वेश्चन में डाला हुआ है स्टेटमेंट बना करके। तो मान के चलो पूरा पीवाईक्यू कवर हो गया, तो कुल मिलाकर के कुछ 4000 प्रश्नों के आसपास हो गया। यानी तुम इस टेस्ट के बहाने 4000 सवाल कर रहे हो, सारे टॉपिक कवर कर रहे हो। और ऐसा भी नहीं कि एक साथ तुमको परोस दे रहे हैं, रोज करना है। आधे घंटे कर दोगे बहुत हो जाता है, आधे घंटे एक्सप्लेनेशन देख लो, 1 घंटे रोज कर लोगे तो भी काम होता है, लेकिन वो भी लोग नहीं करेंगे। मैं तो पोल भी करवाता हूँ कि भाई तुम बताओ कि मुझसे ना हो पाएगा, मतलब लोग उस पर भी वोट कर देते हैं मजे लेने के लिए, ठीक है। तो क्या करें, जनता है ऐसी है। और किसी का कोई सवाल है, किसी ने कुछ दिक्कत आ रही है कोर्स को लेकर के, तो पूछ सकता है। सर मुझे ये कहना है कि मतलब फाइनली आपने करंट अफेयर्स भी शुरू कर दिया, और आज पढ़ के ऐसा लग रहा है कि इसको ज्यादा कुछ याद करना नहीं पड़ेगा और रटना नहीं पड़ेगा। अच्छा लग रहा है। ट्रस्ट में तुम्हें रटना नहीं पड़ेगा, मैं जो भी पढ़ाऊंगा वो रटना तो नहीं पड़ेगा। हाँ सर, घबराओ मत। बस एग्जैक्टली ऐसा ही फील हो रहा है। इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर आपका। सर मैंने शुरू में ही भागीरथ में एडमिशन लिया था आपसे 5 मिनट बात करने के बाद। सर जब से इतना कुछ दे रहे हैं आप, इतना कुछ दे रहे हैं, कुछ भी एक मैसेज भी करना, आपसे कुछ भी और मांगना ना बेईमानी सी लगती है। वो अरे भाई ऐसे नहीं करने का, वो सड्डा हा कहते रख, वो तुम्हारा अधिकार है। तुमको कोई भी असुविधा हो, कोई भी डिमांड हो, उसका फायदा क्या होगा ना, तुम्हारे बहाने कई लोगों का और का भला हो जाएगा। तो वो खुल के बोलने का। नहीं सर, वो तो कोशिश, जी सर वो कोशिश कर रहे हैं सर। इसके बावजूद भी अगर
मतलब मेरी ये छोटा सा सजेशन है सर, क्योंकि मैं सीरियसली कह रहा हूँ कि हमने भागीरथ में एडमिशन लिया है, उसके बाद इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट, मतलब मैंने इससे पहले एनसीईआरटी और घटनाचक्र भी पढ़ी हुई है, लेकिन इतनी कॉम्प्रिहेंसिव बुकलेट मैंने नहीं पढ़ी हुई है एक्चुअली। मतलब जो बिल्कुल, मतलब यही होता था पहले कि शायद ज्यादा यूपीएससी की तरफ जा रहे हैं अगर बुक पढ़ते थे स्टैंडर्ड वाली, तो फिर लगता था घटनाचक्र से ज्यादा ही स्टैटिक हो जा रहा है। आपका बिल्कुल लगता है कि यूपीपीएससी को पकड़ के आपने बनाया हुआ है, तो इसके लिए सर वेरी वेरी लाइक बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत थैंक यू आपको। और सर कुछ भी जैसे कि अगर आप ऐसा कुछ कर सकें कि भाई जो लोग बहुत पहले से जिन्होंने एडमिशन लिया है, अगर वो लोग कुछ अपनी मर्जी से कुछ कंट्रीब्यूशन करना चाहें, आप ऐसा कोई ग्रुप वगैरह बना सकते हैं सर, बनाइए प्लीज। नहीं कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए भाई, थैंक यू सो मच फॉर रिकॉग्नाइजिंग अस। तो कंट्रीब्यूशन तो बिल्कुल नहीं चाहिए। अब जो मेंस के विद्यार्थी हैं, पहले भी कहा था, एक बार कंट्रीब्यूशन कर दिया तो फिर दैट इज नहीं, मतलब जब ऐसी हालत हो जाएगी हैंड टू माउथ वाली तब बात अलग है, अदरवाइज उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं सिर्फ इतना कहूँगा, जिन लोगों ने मेंस दिया है अपने यहाँ से, लगभग 800 लोग थे भागीरथ प्लस में, और टेस्ट सीरीज मिला करके लगभग 1000 से ज़्यादा लोग थे, और बुकलेट बहुत लोगों ने लिया। तो जो भी लोग मेंस दिए हैं वो अच्छे से इंटरव्यू दें। इंटरव्यू के लिए ग्रुप बना दिया है, अच्छा इंटरव्यू दें, क्वालिफाई करें, टॉप करें। मेरा एक ही उद्देश्य है भाई, टॉप करो, टॉप कर लो, और उसके बाद रिकॉग्निशन अपने आप मिल जाएगा। तो अंत में यहाँ पे सिर्फ माल बेचने या प्रॉफिट कमाने का उद्देश्य तो है नहीं। अगर ज़्यादा स्टूडेंट होते हैं तो जो भी फीस है थोड़ी बहुत एग्जिस्टिंग, ये संस्था और कम कर देगी। स्टूडेंट पढ़ते जाएंगे तो फीस और कम होती जाएगी, ताकि वो सर्वाइव कर ले, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट कर ले, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं। ठीक है, बाकी अगर बहुत अच्छा प्रयास लगता है तो अड़ोस पड़ोस में लोगों को आप शेयर कर सकते हो, कंटेंट शेयर कर सकते हो। अगर उनको थोड़ा बहुत है तो कह सकते हो कि भाई चलो इस संस्था के साथ जुड़ जाओ, इतने से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, नहीं सर, बाकी सेलेक्ट होने के बाद रहेगा हम लोगों का सहयोग संस्था के लिए, बिल्कुल रहेगा। और कोई सवाल है भाई, या चलें फिर काम करते हैं? ठीक है, जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं वो करंट अफेयर पढ़ते रहे, न्यूज़पेपर पढ़ते रहे। स्पोर्ट का सेशन हो गया है उनके साथ क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, और एक ओरिएंटेशन सेशन हो गया है, इंटरव्यू कैसे टॉप करें। अब उनके साथ IR पे एक में लेके आने वाला हूँ, एक IR पे, एक इकोनॉमी पे, 30-40 क्वेश्चन IR पे क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ताकि वहाँ पे कुछ पूछें तो आप जवाब दे पाओ, और 30-40 क्वेश्चन इकोनॉमी पे। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में डिस्कस कर लेंगे जैसे ही रिजल्ट आएगा। अच्छा हाँ ठीक है ना, अमन तो छोटा वो है, कभी भी कर सकता है बम, उसमें क्या है। वहाँ का होती रेड, हाँ मॉक करेंगे, लेकिन वो मॉक जो है मोस्टली उन स्टूडेंट के लिए कोशिश कर पाएंगे पहले जो हमारे अपने भागीरथ प्लस के स्टूडेंट हैं, क्योंकि जो ऑफिसर्स हैं या जो साथ के थोड़े से समझदार लोग हैं वो लिमिटेड है, ऐसा तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा संख्या है, उनके पास भी समय की दिक्कत है। तो कुछ ऑफिसर्स और कुछ साथ के एमिनेंट लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जैसे रिजल्ट आ जाता है तो उनका पैनल बना देंगे और वो आप लोगों के साथ कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे। और ये मॉक किसी को बाहर से अप्लाई करना होगा, नहीं, अरे बाबा किसी से पैसे नहीं चाहिए, कोई चार्ज वार्ज की बात नहीं। बात ये है कि जिनको पढ़ाया है, जिनको 6 महीने जिनके साथ लगा रहा ताकि वो क्वालिफाई कर सकें, कोशिश करेंगे कि उनको ग्रूम करें, उनको ज़्यादा हेल्प करें। ओपन सेशन सबके लिए होगा, लेकिन इंडिविजुअल जो पीयर टू पीयर जो एक पर्सन टू पर्सन जो एक इंटरेक्शन है, या जो उनके मॉक टेस्ट हैं पहले उनके होंगे जो पहले से ऑलरेडी एनरोल्ड स्टूडेंट हैं। बाकी जो स्टूडेंट हैं इंटरव्यू दे रहे हैं उनके साथ ओपन सेशन तो होगा, अगर समय मिलेगा या समय बचेगा और हमारे पास जो पूल में लोग अवेलेबल हैं वो रहेंगे तो हम करवा देंगे। क्योंकि ये मॉक टेस्ट रील बनाने के लिए, ये मॉक टेस्ट प्रदर्शन के लिए नहीं है, ये मॉक टेस्ट है कि भाई आपसे डिटेल लेकर के आपकी जितनी भी पर्सनालिटी है, आपके बारे में जो कुछ भी डिटेल है उस पर सवाल फ्रेम किया जा सके, फिर फ्रेम करके आपसे बातचीत की जा सके ताकि आप वहाँ पर बेहतर तरीके से पेश हो सके। तो उसमें समय लगेगा, ठीक है। तो हम ये दावा नहीं करेंगे कि सभी लोगों के लिए ओपन रहेगा, लेकिन हाँ कोशिश करेंगे कि सबको हेल्प हो सके। जी सर, थैंक यू। जी सर, थैंक यू सर। और कोई मित्र? हेलो, बोलो मैडम। हेलो सर। सर जो हम कल से सीसेट शुरू करने वाले हैं वो किस टॉपिक से स्टार्ट करें? एक्चुअली जो मैडम जिनको मैंने ये जिम्मेदारी दी है, आज मीटिंग फाइनल हुआ उनके साथ में, वो खुद चूँकि राजस्थान सर्विसेज में है, वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, और उन्होंने यूपीएससी के लिए सीसेट पढ़ाया हुआ है पहले से, खुद इंजीनियर है और अच्छी काबिलियत है उनकी। तो उनको मैंने ये जिम्मेदारी दी है कि यूपीपीसीएस की पीवाईक्यू को आप अध्ययन कीजिए। उस अध्ययन करने के बाद में जिसका वेटेज ज़्यादा है उसको पहले रखिए, जिसका वेटेज उससे कम है उसके बाद रखिए। कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है, कम्युनिकेशन वाला जो टॉपिक है वो मैं खुद कराऊंगा। क्वांट वगैरह, रीजनिंग वगैरह के जो टॉपिक है वो कराएंगी, ट्रिक्स से कराएंगी, प्रैक्टिस से कराएंगी, ताकि आप आराम से कर सकें। ठीक है, और कोई सवाल?
नहीं सर, मैं यही पूछ रही थी, जैसे बीपीएससी भी अभी शेड्यूल है 30 सितंबर को, तो जैसे मेरा सीसेट में तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, 80-90 नंबर बन जाता है, तो अभी फिर उसको कंटिन्यू करना जरूरी नहीं है, वो लास्ट में हो जाएगा फिर अभी? रिकॉर्ड करके छोटे छोटे सेशन डाल देंगे, कर लेना। सीसेट कोई फेल नहीं होता, सीसेट में नहीं करवाता भाई, अंत में रिसोर्सेज की क्रंच है, समय नहीं है, लेकिन फिर भी अगर एक भी स्टूडेंट फेल हो जाता है गलती से सीसेट की वजह से, तो वो कहीं ना कहीं एक अपने लिए बहुत चिंता की बात है, तो इसलिए करवाएंगे सीसेट। ओके, थैंक यू। क्या डीएम यजवेंद्र, तुमसे मुझे कॉल पे बात करनी थी। एक दिन जब मैंने तुमको कॉल किया तुम अवेलेबल नहीं थे, फिर उसके बाद तुमने बोला कॉल कर लो, तो अब नहीं कर पाया मैं कॉल, माफ़ करना मुझे। अभी सेशन जैसे ख़त्म हो मैं तुमको कॉल करता हूँ, कर लो रिसीव, ठीक है? कर लो बात। और कोई मित्र? तुम्हारी हेल्प क्या की हिमानी मैंने? एक चीज़ और भी है, मैं एक बात बताता हूँ, जो मैत्रेय सपोर्ट वाली आईडी है वो टीम देखती है, ठीक? मैं उसे नहीं देखता हूँ, उसमें लिखा भी हुआ है टीम बीच में, तो कई बार उधर कोई तुम्हारा लफड़ा हो जाए तो मुझे ब्लेम मत करना, ठीक है? मेरी आईडी जो है वो मैत्रेय वाली आईडी है, उसको भी 2 लोग और यूज करते हैं, ठीक? तो देख लिया करो। कुछ लोग आते हैं मैत्रेय सपोर्ट पे, हेलो ब्रो, ऐसे भी कुछ लोग आते हैं बातचीत करने, तो अच्छा ओके ठीक है भाई। कुछ और सवाल हो तो पूछो, अदरवाइज चलते हैं। हो गया? चलो, शुभ रात्रि, टेक केयर।